आई एम अ इस्कॉन प्रीचर, ये मेरे खुद के आइडेंटिटी में बहुत छोटा है। मेरे लिए आई एम अ भगवद गीता टीचर। बट आई वॉन्ट टू नो कि जैसे आपने कुछ सुना कि इस जगह पे कुछ वैसा कुछ हुआ एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन द न्यूज़ एंड सो मेनी न्यूज़ आर कमिंग, इस्कॉन में ऐसा हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। सो उस परिस्थिति में प्रजी आप क्या सोचते हैं? जो इंस्टीट्यूशन ने जो प्रक्रिया मुझे सिखाई है, क्या उससे मेरे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है? तो खुद का एक्सपीरियंस देखो, तो कहीं कहाँ कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है, तो उसके कारण वाई शुड आई गिव अप माई एक्सपीरियंस। अगर कोई कहता है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, तो फिर देन यू हैव अ राइट टू लीव। जो एडवोकेसी है वो इस्कॉन ने ज़्यादा किया नहीं है, और इन जनरल हिंदुज़म में भी ये कमी है कि हिंदूज़ ने पॉलिटिकल एडवोकेसी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। आई थिंक बचपन जब बड़े हो रहे होते तो बिकॉज आई कुडंट वॉक, तो लंगड़ा वगैरह लोग बच्चे बोला करते थे, एंड दैट वुड हर्ट, बट आई वॉज ब्लेस्ड विथ वेरी लविंग एंड डेडिकेटेड पेरेंट्स। वक्तों में भी क्या होता है कि बहुत जजमेंटल आ जाती है, तुम ये कर रहे हो, तुम डेविएशन है, ये डेविएशन है, ये डेविएशन है। तो अगर क्यूरियोसिटी रहेगा कि ठीक है ये भक्त ऐसे कर रहे हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है, पर लेट मी फाइंड आउट उनकी क्या विचारधारा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है, क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट है जजमेंटैलिटी। समटाइम्स वी डू वर्क वर्थ 100 एंड गेट रिजल्ट वर्थ 10, समटाइम्स आई डू वर्क वर्थ 10 एंड आई गेट रिजल्ट वर्थ 100, तो भी होता है। तो हम कहते हैं लाइफ इज अनफेयर, बट इन द लॉन्ग रन लाइफ इज फेयरली अनफेयर। तो कोई इंद्रजल एकादशी उपवास करता है और कोई उपवास नहीं कर रहा होता है, क्या है ये अब भक्त बोलते हैं, अगर दो ग्रुप होते हैं, निर्जल और निर्लज। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने अपने पीछे का बेस भगवद गीता बनाया। भक्तराम ठाकुर ने भगवद गीता पे कमेंट्री भी नहीं लिखा है। तो प्रभुपाद जी क्या देखा कि भगवद गीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल के पाश्चात्य में भी, भारत में भी भगवद गीता को बहुत मान दिया जाता है। और फिर प्रभुपाद उन्होंने एक अडाप्ट किया कि क्या उनका फोकस था, ऑफकोर्स गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन को हम सिखा रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को फोकस नहीं रखा उनके टीचिंग का, उनकी टीचिंग का बेस उन्होंने भगवद गीता बनाया। तो प्रभुपाद जी ने भी अडाप्ट किया है। कि जितने लोग अभी देख रहे होंगे, डिवोटीज देख रहे होंगे, जिनको बड़ा अभी रिसेंट जो पटना और इन सब चीज़ों में लोग काफ़ी परेशान थे, तो उनको एक प्रयोजन ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया और उससे हमें हेल्प मिला होगा कि कैसे हमें अपनी भक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ एनी चैलेंजेस और एनी मैनेजरियल इश्यूज। हरे कृष्णा, नमस्ते साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षार्थकम के पॉडकास्ट पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं। आपको याद होगा करीब 1 साल पहले हमने हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और आज फिर से हमें एक मौका मिला है कि बहुत कम समय पे प्रभु जी अभी दिल्ली आए हुए थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया एंड मर्सीफुली प्रभु जी हमने अपना टाइम दिया। तो आप लोगों के बीच में हम स्वागत करना चाहेंगे हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड बिना देर किए, ये अभी प्रभु जी ने नया बुक लिखा है फॉर ऑल ऑफ अस, गीता फॉर द CEO। तो प्रभु जी मैंने कल ये बुक लिया है प्रभु जी, एंड आई वांट योर ऑटोग्राफ इन दिस बुक। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत में प्रभु जी हम काम कर लेते हैं। दिस इज़ फैन मोमेंट फॉर मी फ्रॉम 2015 प्रभु जी, आई एम फॉलोइंग यू एंड मैंने प्रभु जी आपकी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, गीता फॉर डेली इनरिचमेंट, गीता डेली और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और ये एक नई बुक है प्रभु जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बुक लिखी है। आई एम हैप्पी टू बी हियर। और जब से मैं आपका शिक्षार्थकम देख रहा हूँ, तो आई एम सीइंग कितना प्रॉम्प्टली, कॉम्पिटेंटली, कंसिस्टेंटली कंटेंट जनरेट कर रहे हो, एंड इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट यू आर हैविंग। थैंक यू प्रभु जी। तो ये मैं अपनी मम्मी को दिखाना चाहूँगा। मम्मी, मैं CEO तो नहीं बन पाया, बट मैं गीता फॉर द CEO बन गया हूँ, और ग्रेजुअली कभी कभी भगवान की इच्छा रही तो CEO ही बनूंगा प्रभु जी के आशीर्वाद से। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन तो ये कि बुक क्या है प्रभु जी, और इस बुक में इस बार व्हाट डिफरेंट आपने, ऑलरेडी यू हैव रिटन मेनी बुक्स ऑन भगवद गीता एंड वेरी डिटेल्ड बुक आपने भगवद गीता पे लिखी है प्रभु जी, तो एक नई बुक और भगवद गीता पे, इसमें अलग क्या है प्रभु जी इस बार सारी किताबों से? Thank you. First of all, thank you for inviting me. It's always a joy to be here with you. So, क्या है कि if you consider Gita to be like a vast ocean, जी, तो ये ऐसा सागर है कि उसके अनेक तट है जी, और वो अलग अलग लोग अलग अलग तट से आते हैं।
तो कुछ लोग हैं जिनमें पहले से श्रद्धा है, भक्ति है, आध्यात्म की ओर रुचि है, तो उस तट से अधिकांश लोग ये गीता के सागर में आ रहे हैं, उसका जो अमृतपान कर रहे हैं जी। पर अनेक ऐसे लोग हैं जो उस तट से नहीं आते, उसमें उनकी वृत्ति नहीं है, उसमें उनका भाव नहीं है, उनको वो ज़रूरत लगती नहीं है। तो फिर हम कैसे गीता का ज्ञान, जो लोग गीता में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनको कैसे दे सकते हैं? तो वो मैं विचार काफ़ी समय से कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज में लीडरशिप की जी। तो गीता साधारणतः उसको एक फिलोसॉफिकल या डिवोशनल किताब माना जाता है, वो ज़रूर है, पर उसके साथ साथ गीता इज़ अ कॉन्वर्सेशन अमॉन्ग लीडर्स। कृष्ण एक लीडर है, अर्जुन एक लीडर है, और जो डिस्कशन भी है वो एक लीडरशिप पे डिस्कशन है। अभी युद्ध करना है या नहीं, अभी इजराइल और हमास में चल रहा है युद्ध, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, तो अगर वो करना है, नहीं करना है, रोकना है, ये लीडर्स का फैसला है वो। जी जी। पर गीता का डिस्टिंक्ट भाव क्या है कि नॉर्मली ऐसे लीडरशिप पे कोई युद्ध करना है, नहीं करना है, तो वो पॉलिटिकल निगोसिएशन होता है, तुम ये स्वीकार करो, मैं ये स्वीकार करूँगा, हम सेटल करते हैं। पर गीता यद्यपि एक बहुत युद्ध के बारे में डिस्कशन, युद्ध की भूमि पर डिस्कशन हो रहा है, गीता डज नॉट टेक द पॉलिटिकल रूट, इट टेक्स द फिलोसॉफिकल रूट। यस यस। तो क्या है कि क्या प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें जीवन जीना है, और फिर उन प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें डिसीजन मेकिंग करना है। सो दैट इज मोर लीडरशिप, नॉट फ्रॉम अ नॉट फ्रॉम अ इमीडिएट एंगल, बट फ्रॉम अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप। तो वो गीता का, उसमें बहुत सारा विजडम है। तो अगर हम लीडरशिप एक सर्कल मानते हैं, गीता एक सर्कल मानते हैं, तो इस किताब में आई ट्राई टू शो हाउ देयर इज सो मच ओवरलैप। और क्योंकि गीता भी एक कन्वर्सेशन है, तो ये किताब भी मैंने एक कन्वर्सेशन के रूप में लिखा है। एक बिजनेस कॉर्पोरेट टॉप टायर लीडर है और एक इंटरमीडिएट टायर लीडर है, तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है वो। तो भैया अगर आप थोड़ा बता सकें कि आपने बोला कि लीडरशिप प्रिंसिपल, तो कुछ अगर क्या प्रिंसिपल्स आपने डिस्कस किए हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स उनको पता चल सके? सो आई कैन टॉक 3 थिंग्स क्विकली। पहला है कि लीडरशिप का एक पोजीशन होता है, और दूसरा है डिस्पोजिशन होता है। तो मतलब एक पदवी होती है, एक प्रवृत्ति होती है जी। तो अभी दुर्योधन एक आदर्श एग्जाम्पल है, जो हमेशा पोजीशन चाह रहा था, पर कभी डिस्पोजिशन, वो जो वृत्ति है, जो अभी डिस्पोजिशन क्या है लीडर का, इन सिंपल टर्म्स कि यू आर कंसर्न नॉट अबाउट हाउ मच अदर्स वैल्यू यू, बट यू आर कंसर्न अबाउट हाउ मच वैल्यू यू कैन ऐड टू अदर्स लाइफ्स। लोग मुझे कितना आदर दे रहे हैं, लोग मेरी कीमत कितनी कर रहे हैं, या इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कितनी कीमती चीज़ लोगों को दे पा रहा हूँ, देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। तो युधिष्ठिर वनवास में भी थे, तो भी उनके साथ ब्राह्मण थे, उनके पास वो ब्राह्मणों की सेवा करने की कोई संपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या की और क्या किया, अक्षय पात्र प्राप्त किया, जिससे कि वो सेवा कर पाए। तो बेसिकली जो डिस्पोजिशन ऑफ लीडर हम सब जो है एक्वायर कर सकते हैं, और गीता हमें वो बताता है जी। दूसरा है कि रेजिलियंस, कि सबके जीवन में समस्या आती है, और जो लीडर्स होते हैं बहुत बड़ी चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं, तो बहुत बड़ी विपत्तियाँ भी आ सकती हैं। तो खास करके कर्म और दैव को हम समझते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि कभी कभी मैं प्रयास करूँगा तो भी फल नहीं आता है। तो कैसे होता है कि समटाइम्स वी डू वर्क वर्थ 100 एंड गेट रिजल्ट वर्थ 10, तो हम हताश हो जाएगा कोई भाई। जी जी। पर अगर हम ऑनेस्ट है तो ये भी देख सकते हैं, समटाइम्स आई डू वर्क वर्थ 10 एंड आई गेट वर्क रिजल्ट वर्थ 100, यस यस। तो भी होता है। तो हम कहते हैं लाइफ इज अनफेयर, बट इन द लॉन्ग रन लाइफ इज फेयरली अनफेयर। कभी हमको चाहिए उसे ज़्यादा कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलता है जी। तो ये कर्म के तत्वज्ञान से लीडर्स को एक लॉन्ग टर्म विजन आ सकता है। उससे जब हम नॉकडाउन होते हैं तो रेजिलियंस आएगा, हम उठ सकते हैं वापस उसको। जी जी। तो उसी तरह से कि हम जब लीडरशिप का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बोलना, तो भगवगीता में जो 17:15 है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत, कि जो वाक तपस्या है, तो उसके आधार पर लीडर्स कैसे इफेक्टिवली स्पीकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में वर्ड्स चेंज वर्ल्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, करेक्ट, भी एक प्रिंसिपल है। तो ऐसे मेनी प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप आर देयर ओवर देयर। जी। तो आई होप कि ये जो बुक है, और अगर जिनको लीडरशिप के बारे में ज़्यादा जानना है और भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से जानना है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप लोग इस बुक को देख सकते हैं। तो जी आज वन लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट जस्ट फॉर लीडर्स, अल्टीमेटली एवरीबडी इज मेंट टू बी द सीईओ ऑफ देयर ओन लाइफ।
भले ये डिस्पोजिशन ऑफ लीडर जो है वो हर एक को चाहिए। जी फॉर्मल लीडरशिप पोजीशन सबको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं हमको, हाँ, पर इनफॉर्मली हम सब हमारे जीवन के लीडर हैं। लीडर है, करेक्ट। इन दैट सेंस इट्स मेंट फॉर एवरीवन। एवरीवन इज सीईओ ऑफ देयर लाइफ। यस, दैट्स वेरी यूनिक पॉइंट। प्रभु जी एक पॉइंट, जैसे आज के पॉडकास्ट में प्रभु जी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ना पूछ के हम आपके पर्सनल लाइफ से पूछना चाहेंगे कि आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, आप कैसे किसी सिचुएशन को देखते हैं और कैसे आप उसको भगवदगीता से जोड़ते हैं। तो प्रभु जी नॉर्मली जैसे आप करीब 30 सालों से आप इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, आप कहीं पे भी आप चेयरमैन बन सकते थे, टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकते थे, डायरेक्टर बन सकते थे, बट हम जैसे देख रहे हैं प्रभु जी आप कंसिस्टेंटली कई सालों से आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, अलग अलग आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं, आप यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो प्रभु जी आपके पीछे का मोटिवेशन क्या, आप जो आप राइटिंग कर रहे हैं, इतने डिटेल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट है गीता डेली, आपने एक एक श्लोक के ऊपर 10-10 पर्सपेक्टिव्स उसको एक्सप्लेन किया है। सो व्हाट इज द मोटिव, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो भी इतना डिटेल लिखने के पीछे आपका क्या पर्पस है प्रभु जी, अगर आप बताएं। हो सकता है कि आपके पर्पस को सुन के कोई और भी इंस्पायर्ड हो, वो भी गीता को और इस तरीके से आपके वर्क को आगे कंटिन्यू करना चाहे प्रभु जी। यस, तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। पहले आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो जो इट्स नॉट ड्यू टू मी। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन अ गुड डायरेक्टर और प्रेसिडेंट। वो गुण नहीं है मुझ में, बट क्या है कि जो गुण हम में है उसको भगवान के सेवा में इस्तेमाल करना, यही हमारा धर्म है एक तरह से। जी। बचपन से आई हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द पावर ऑफ एजुकेशन। कैसे कि मुझे बचपन से जब 1 साल का तो मुझे पोलियो हो गया था, तो मैं ज़्यादा खेल नहीं पाता था। तो मैं जब 1 साल का था, नहीं 1 साल का नहीं, शायद 2.5-3 साल का था, तभी हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हमसे मिलने आए थे। तो वो मेरी माँ को सांत्वना कर रहे थे कि बहुत बुरा हो गया, आपके बच्चे को पोलियो हो गया। तो मुझे याद है अभी मेरी माँ वेरी क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि वॉट एवर ही लैक्स फिजिकली गॉड विल प्रोवाइड हिम इंटेलेक्चुअली। जो शरीर पे कम है, शरीर के स्तर कमी है, उसको भगवान बुद्धि के स्तर पे देंगे वो। जी जी। तो ये माँ ने वो क्यों बोला मुझे पता नहीं, और वो मैं भूल भी गया एक तरह से। सबकॉन्शियसली याद था पर कॉन्शियसली भूल गया। जी जी। फिर मेरी माँ बाद में गुजर गई, इसलिए उनको पूछ नहीं पाया मैं। पर फिर भी क्या हो गया, उसके कारण जो मैं आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विथ माई इंटेलेक्चुअल साइड मोर देन माई फिजिकल साइड। तो मैं जैसे बड़ा होने लग गया, बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था मैं, बाहर जाके कुछ नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता था। पर जब पढ़ाई करने लगता था आई कुड सी कि मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चीज़ें तेज़ी से समझ सकता हूँ। जी। तो एक तरह से देखिए मैं कह सकता कि मैंने कोई आई डिडंट डू एनीथिंग टू डिजर्व दिस फिजिकल इनएबिलिटी। जी। पर दूसरा है कि आई डिडंट डिजर्व एनीथिंग टू गेट दिस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आल्सो। तो वही बोला, लाइफ इज फेयरली अनफेयर, फेयर इन द लॉन्ग रन। सो इट्स फेयर। तो क्या है कि तब से जो इंटेलेक्चुअल साइड है उससे मैं आइडेंटिफाई कर रहा था। तो मैं जब स्कूल में भी था 10th के बाद मैंने एक इनफॉर्मल फ्री ट्यूशन चालू कर दिए थे। अच्छा। बाकी स्टूडेंट्स के जो थोड़ा मुश्किल जाता था। आपका जी मतलब जो आपका परवरिश है, आपका घर पुणे महाराष्ट्र में था? मैं महाराष्ट्र में लग जगह था, मैं पहले नासिक में था पहले। अच्छा, नासिक में। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ट्यूशन चालू कर दिया था। फिर मैं जब इंजीनियरिंग में आ गया तो हैड जॉइंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी वो उसका एजुकेशनल विंग में मैं एक्टिव था। तो मैं स्लम्स में जाके वहाँ पे फ्री ट्यूशन दिया करता था, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स में। तो बेसिकली बचपन से आई हैड अ लॉट ऑफ फोकस एंड फेथ इन द पावर ऑफ एजुकेशन। तो जो आध्यात्म से परिचय हुआ मेरा, तो उससे मेन चेंज हुआ है क्या एजुकेशन देना चाहिए। क्या है कि वी कैन टीच पीपल अबाउट लैंग्वेज एंड STEM एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट जी। पर क्या वी कैन उससे वी ओपन डोर्स फॉर देम। वो ज़रूरी है जी कि लोग अच्छा आगे जाकर प्रगति कर सके। पर उसके साथ साथ क्या है कि ऐसे लगता है कि सब लोगों के अंदर कुछ ट्रैप डोर्स है, कि कुछ क्रोध होता है, कुछ बुरी आदतें होती है जी जी, और हम रास्ते खोल रहे उनके लिए आगे, पर वो ट्रैप डोर्स में गिर जाते हैं लोग। तो ये जो मैं देखा, तो मैं जिस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो उसमें हमने एक छोटा सा स्लम का एक सेक्शन लिया, और वहाँ पे देखा कि काफ़ी परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था, खास करके वो अल्कोहलिज्म के कारण पेरेंट्स फादर से होते थे जी। तो फिर हम सोचा कि हमको कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो वो बच्चे मुझे पता थे हमारे घर में ऐसे हो रहा है। मैं सोचा कि इस साल में यहाँ पे ये युद्ध हुआ, वो सीखने से क्या फ़ायदा होने वाला है कि घर में ऐसा युद्ध चल रहा है। तो फिर हमने कुछ एंटी अल्कोहल कैंपेन्स को बुलाया, उन्हें कुछ टॉक्स दिए। फिर मैंने भी
हम भी कुछ सीखे। तो छोटा सा स्लम था वो, सब ने फैसला किया कि हम शराब छोड़ देंगे। वाह। तो हम बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारा अच्छा यश हो गया वो। हाँ। फिर हमारा सेमेस्टर ब्रेक हो गया, हम गए। मैं जब वापस आ गया तो न केवल पिता पर बच्चे भी शराब पीने लग गए थे। तो बीच में क्या हो गया था, इलेक्शन था लोकल म्यूनसिपैलिटी का। हाँ। तो जो पॉलिटिकल कैंडिडेट था उसने ट्रक भर के फ्री शराब दे दिया था सबको। अभी इंडिया में जी फ्री इलेक्शंस ये बहुत कॉमन भी हो गया। फ्रीबीज है सब कुछ जी। तो फिर क्या हो गया, तब मैं सोचने लग गया कि यही पॉइंट, तभी मुझे, हम दरवाजे खोल रहे हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, पर लोगों के अंदर कुछ दरवाजे हैं जो अगर बंद नहीं करेंगे तो वो गिर जाएंगे जी। और मुझे भी गुस्से का प्रॉब्लम था बचपन में, बहुत हिंसक नहीं था शारीरिक तरह से, पर क्या है कि बिकॉज आई वॉज गुड एट इंग्लिश, तो क्या है कि आई रियलाइज्ड अ गुड वोकैबुलरी एंड अ बैड टेम्पर डेडली कॉम्बिनेशन। कुछ लोग गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते गुस्से के कारण, या चिल्लाते हैं पर कुछ उसमें कुछ वचन में मतलब ही नहीं है। पर अगर बुद्धि है, वाणी है और फिर गुस्सा है तो फिर ऐसा काटेगा ना वो व्यक्ति, जिंदगी भर घाव रहेगा दूसरे के दिल में चीर लगेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा आई हैड टू गेट अ हैंडल ऑन माय एंगर। तो तभी मैं, तो उस समय में थोड़ा मैं आध्यात्मिक सर्च करने लग गया और फिर भगवगीता मिली मुझे, एक मित्र ने दी, फिर मैं पढ़ा, खास करके अथकेन प्रयुक्तोयम जो श्लोक है 3.36, क्या है वो चीज़ जो हमें बुरे कर्मों के प्रवृत्त करती है। अनिच्छन पिबार्ष्णेय, लगता है मुझे नहीं करना है फिर भी बलादि नियोजिता, जबरदस्ती कर रहे। तो वो श्लोक मुझे बहुत रेजोनेट किया, ये समझना है मुझे। तो फिर आई स्टार्टेड फॉलोइंग द भगवद गीता, आई स्टार्टेड शेयरिंग विद अदर्स। मेरे एक मित्र थे, अच्छे मित्र थे, पर वो शराब में फंस रहे थे, तो उन्होंने भगवगीता का समझना और जप करना चालू कर दिया और शराब छूट गई पूरी। मेरा भी एंगर काफ़ी कम हो गया। तो फिर मैं देखा कि दिस इज़ रियली ट्रांसफॉर्मेटिव। तो तब से मेरा फोकस था कि आई वांट टू स्टडी एंड शेयर द भगवद गीता। तो आई ऑलवेज हैड अ फोकस ऑन द पावर ऑफ एजुकेशन। तो कौन सा एजुकेशन, वो प्रभुपाद जी की क्लियर हो गया कि दैट स्पिरिचुअल एजुकेशन, प्रभुपाद विजडम, यस, नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तो वही, तो इसलिए दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फोकस कि मैं राइट बुक्स और गिव आंसर्स और गिव टॉक्स, आई फील दैट एजुकेशन हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म। एंड ब्रो जी, आज आपके बुक्स और आपके लेक्चर्स और आपके जो गीता डेली के आर्टिकल्स हैं, ये कई लोगों के लाइफ में उनको ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं प्रैक्टिकली ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ कि जिनका इंट्रोडक्शन स्पिरिचुअलिटी से, भगवद गीता से हुआ बिकॉज ऑफ hearing your lectures and by reading your articles. So Guruji, that power of education is really working and we are very grateful for your work कि आपने ऐसा काम किया गुरुजी। जैसे आपने बताया कि थोड़ा अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ में जाना चाहेंगे, बिकॉज ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स को एक नया चैतन्य चरण पूजी का वो साइड दिखने को मिलेगा जो कभी आज तक देखने को नहीं मिला होगा। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आपको बचपन में पोलियो हो गया गुरुजी, एंड मुझे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने आपके फिज़िकल लुक की वजह से या फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से आपको कुछ डिस्क्रिमिनेट किया हो या कुछ वैसा देखा हो एंड आपको बहुत बुरा लगा हो, तो उस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आपने कैसे ओवरकम किया? उस समय आपने क्या सोचा? बिकॉज रिसेंटली मुझे बिकॉज मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज अभी यूएस में मुझे H1B वीज़ा के लिए बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था अभी, तो उसकी वजह से यूएस मीडिया में इंडियंस के लिए बहुत आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत ट्विटर पे बहुत कुछ चल रहा है कि इंडियंस आर दिस एंड दैट, वो हमारे देश में घुस गए हैं। उसके बीच में उन्होंने तुलसी गबार्ड जी को ऊपर भी कई सारे वेस्टर्न मीडिया के लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि तुलसी गबार्ड जी एक ऑब्सक्योर कल्ट को फॉलो करती हैं, उनके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है। तो जब भी हमारे ऊपर कोई पर्सनल अटैक करे या हमें रेसिज्म करे, हमारे फिजिकल लुक से कोई हमें डिस्क्रिमिनेट करे, तो आपके साथ जब ऐसा हुआ मुझे, तो आपने कैसे डील किया उसको, अगर कभी हुआ तो? और नॉर्मली आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर किसी के साथ ऐसा उसके घर में, सोसाइटी में या कहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? या आई थिंक बचपन जब बड़े हो रहे होते हैं तो बिकॉज आई कुडंट वॉक, तो लंगड़ा वगैरह लोग बच्चे बोला करते थे, एंड दैट वुड हर्ट, बट आई वॉज ब्लेस्ड विथ वेरी लविंग एंड डेडिकेटेड पेरेंट्स। तो मेरे माता पिता जो थे उन्होंने बहुत प्रयास किया मेरे लेग को क्योर करने का, तो उसके अंदर मुझे मोबिलिटी कुछ तो है अभी, बट यू नो दे गिव मी सो मच सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे गिव मी सो मच एफर्मेशन जी, कि तो बाकी लोगों के जो
बोलना था उससे इतना प्रभाव नहीं हुआ. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स. क्या है कि अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आई सी माई ब्रदर हैज़ बिकम अ पेरेंट, यंगर ब्रदर हैज़ बिकम अ पेरेंट. तो एक साधारण हेल्दी किड को भी बड़ा करना बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. पर कोई हैंडीकैप्ड किड है उसको बड़ा करना, अभी आजकल तो समाज में बहुत से स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए सुविधाएं होती है, सपोर्ट सिस्टम होते हैं. उस समय बहुत कम था सब कुछ. तो व्हाट दे डिड वाज ग्रेट. तो आई थिंक इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उन्होंने किया. तो क्या होता है कि हम भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि दिस वाज लेटर रियलाइज्ड फॉर मी कि अरतिर जन संसदी, जैसे जनसाधारण लोग जो होते हैं उसके विचारों से थोड़ा दूर रहो. तो वो कैसे संभव है? ज़्यादा उन लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, इन जनरल क्या बोल रहे हैं, उसका ज़्यादा विचार मत करो. सो मेरा ये रियलाइजेशन ये है कि देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु डीवैल्यू अस. जी, हम सबके साथ होगा ही वो. तो वी शुड लर्न नॉट टू ओवर वैल्यू द पीपल हु डीवैल्यू अस. करेक्ट. और ये कैसे संभव है? व्हेन वी लर्न टू वैल्यू द पीपल हु वैल्यू अस. तो नॉर्मली जो हमें वैल्यू करते हैं उनको हम नेग्लेक्ट भी करते हैं. एग्जैक्टली. ये तो हमेशा मेरा अच्छा ही बोलते हैं, ये तो हमेशा मेरे लिए है. पर नहीं, वो दोज आर द पीपल हु नो अस. अगर वो हमको वैल्यू कर रहे हैं तो वैल्यू दोज हु वैल्यू अस. तो वो करेंगे. तो हम जो डीवैल्यू करने वाले लोग हैं हम उनको तो मिटा नहीं सकते, रहने ही वाले हैं वो. पर उनके वचनों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करना है. और वो कैसे करना है? फाइंड आउट द पीपल हु वैल्यू यू. भक्ति में भी एक प्रिंसिपल है कि हमें न केवल संग चाहिए पर लाइक माइंडेड एसोसिएशन चाहिए. सजातीय संग चाहिए. तो वो क्या है, उसमें वी विल बी वैल्यूड. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो आप H1B के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ इंटरेस्टिंग फिनोमेना. मैं जब पिछले 10 सालों से काफ़ी समय अमेरिका में स्पेंड कर रहा हूँ, लगभग 5-6 महीने में अमेरिका में प्रचार कर रहा हूँ. तो इंडियंस आर हाईली रिस्पेक्टेड. कि किसी भी देश में गया हूँ, Indians are successful, they're tax paying, law abiding, family responsibility taking, very peaceful. हाँ, peaceful. तो Indians are respected. But क्या है कि respect के साथ envy भी आ जाता है. In one sense, envy and respect are the same thing. The only difference is कि respect is offered willingly and happily. Envy is respect offered unwillingly and unhappily. ये एक अलग पर्सपेक्टिव है एनवी का, जो आपने बताया कि ये भी रिस्पेक्ट है. तुम बहुत अच्छे हो. तुम इतने अच्छे क्यों हो? आई डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट, पर तुम अच्छे हो. वही एक तरह से. सो इंडियंस आर रिस्पेक्टेड एंड एनवीड. तो एक्चुअली द सोशियोलॉजिस्ट हु से लाइक इंडियंस आर द मॉडल माइनॉरिटी इन अमेरिका. सारे अमेरिका के इमिग्रेंट्स इंडियन जैसे हो गए तो अमेरिका का बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा. पर अभी क्या हो गया है कि जो इशू जब पॉलिटिकलाइज हो जाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है वो. तो अमेरिका में कई ऐसे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लीगल आ रहे हैं, और जो लो इनकम है, अब जो खुद जॉब भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कि उसका वेलफेयर सिस्टम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. तो उसके कारण इमिग्रेशन के खिलाफ थोड़ा सा सेंटिमेंट हो गया है. तो पर अभी क्या है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड लीगल इमिग्रेंट्स. और जो H1B वीज़ा में आ रहे हैं वो लीगल आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग वैल्यू टू अमेरिका. पर दुर्भाग्यवश क्या है, वो सबको एक ब्रश में पेंट हो रहे हैं वो. दैट्स अनफॉर्चुनेट. बट आई बीन इन अमेरिका, टॉक विद डिवोटीज. तो रेसिज्म है क्या, वो बोलते थोड़ा बहुत होता है, बट इट्स ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. एंड देन वहाँ पे जाके कई लोग क्या होता है कि इंडियंस टेक पेरेंटिंग वेरी सीरियसली. और अमेरिका में जाके थोड़ा हॉलीवुड है, वहाँ पे ऐशो आराम करने का भाव होता है. पर जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत लगती है. और तभी फिर इंडियंस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर कल्चरल रूट्स. कि मेरे जो कल्चरल वैल्यूज़ है मेरे बच्चों को कैसे पास ऑन करूँगा मैं. तो इंडियंस वहाँ पे काफ़ी अभी जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जिज्ञासा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं. सो मच ऑफ द स्पिरिचुअल रिसर्जेंस जो इंडिया में हो रहा है, वैसे अमेरिका में भी इंडियंस में हो रहा है. जी हम आपके फॉरेन जो एक्सपीरियंस के ऊपर हम आएंगे. बट मुझे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के आंसर में आपने बोला था कि जब आप सोशल वेलफेयर में जुड़े हुए थे कॉलेज के समय पे, फिर आप ग्रेजुअली भगवद गीता से जुड़े और फिर आपने देखा कि आपके लाइफ में कैसे एंगर इश्यूज और चेंजेस हैं. अगर आप मुझे थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं कि आप जब इस्कॉन जब आप जुड़े होंगे आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले, तो उस समय के इस्कॉन में और आज के इस्कॉन में प्रभु जी आपको क्या डिफरेंस लगता है. और अगर हम प्रीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, प्रचार के टर्म में बात करें,
तो अगर आज हमें अगर प्रचार को बड़े लेवल पर फैलाना है तो आपके हिसाब से क्या सबसे बड़े चैलेंजेस है आज हमें अगर प्रचार को बढ़ाना है तो किन चीज़ों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर हम आज के 2025 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम प्रीचिंग की बात करें तो, और क्या बदलाव आया है जब आप जुड़े थे और आज की इस्कॉन में, मुझे अगर आप कुछ बताना चाहें इस दिस होल जर्नी, तो हमारे मतलब लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि हाउ और प्रीचिंग इज ग्रोइंग, हाउ इस्कॉन इज ग्रोइंग एंड हाउ द चैलेंजेस आर ग्रोइंग ऑल्सो। तो अगर आप कुछ रिलेट करके बता सकें भाई तो। ओके, तो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई सी इज द एटीट्यूड टुवर्ड मटेरियल लाइफ। क्या मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ उसमें क्या संबंध है? तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जी। एक है रिजेक्शन, कि भौतिक जगत पूरा भौतिक जगत सब टेम्पररी है, सारे अचीवमेंट्स टेम्पररी है, सब माया है, सब माया है, वो छोड़ दो और आध्यात्मिक जीवन ले लो। कैन कॉल दिस अ रिजेक्शन अप्रोच। जी। फिर अभी ये एक तरह से जब हमारी संस्था चालू हुई, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में चालू किया जी, तो क्या था कि वो उनको अगर भक्ति लेनी है तो पूरा उनका जो नॉर्मल जीवन था रिजेक्ट ही करना था उनको। अमेरिका में एक भक्त बता रहे थे मुझे कि अगर अमेरिका में कोई किसी को धोती में देखता था तो अमेरिकन आय के लिए धोती क्या लगता है, इट्स लाइक अ जायंट डायपर। जायंट डायपर वो क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो उनको अपना नॉर्मल लाइफ पूरा रिजेक्ट करके भक्ति करना था जी। तो वो अप्रोच वो फर्स्ट जनरेशन में कुछ हद तक रेलिवेंट था, पर वह भी सेकंड जनरेशन में आ गया है, आ गया प्रोमिनेंटली, आ गया था कह सकते, अभी ये है कुछ हद तक। तो आई कॉल दिस द जनरेशनल जेट लैग। तो पिछले जनरेशन का। पर क्या है कि अभी इस्कॉन के मोस्ट डिवोटीज जो है वो कांग्रेगेशन है जी, तो दे आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट मटेरियल लाइफ। यस। तो फिर क्या करना है उनको, तो कैसे भक्ति करना है जी। तो दूसरा अप्रोच है कॉम्प्लीमेंटेशन, कि ओके मटेरियल लाइफ इज गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट इनफ, स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है और दोनों साथ में जाना चाहिए जी। और दोनों, इसके लिए भी रिस्पेक्टेबल प्लेस है, इसके लिए भी रिस्पेक्टेबल प्लेस है। तो फिर तो और तीसरा अप्रोच हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ से आपका मटेरियल लाइफ इम्प्रूव होगा जी। तो अभी जो मोस्टली डबल कोड स्पिरिचुअल लीडर्स बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो सीधा थर्ड पे फोकस करते हैं, इम्प्रूवमेंट, कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, आपका जॉब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका कंपनी का आप माइंडफुलनेस में अपनी कंपनी में करो, आपका बॉटम लाइन बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगा जी। तो जो है इस्कॉन स्पिरिचुअलिटी वाज मोस्टली ऑन रिजेक्शन। द मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी जो पॉपुलैरिटी हुई है वो अभी योगा पॉपुलर हो गया। क्यों है? लोगों अपनी सेहत अच्छा हो रहा है, उनका लुक्स अच्छा हो रहा है, फिजिक अच्छा हो रहा है, फिटनेस अच्छा हो रहा है, तो वो क्या है इम्प्रूवमेंट है। तो अभी बहुत है जो देखा है मैंने कि इस्कॉन का जो मटेरियल लाइफ का अप्रोच है लार्जली अभी हम कॉम्प्लीमेंटेशन तक आ गए हैं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की हो रहे हैं। कुछ डिवोटीज वो इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस करते ज़्यादा करके, पर ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वो महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि क्या है कि अधिकांश लोग तो ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं बनने वाले हैं, तो फिर उनके लिए जो रिजेक्शन का इथॉस अगर बताएंगे हम तो फिर वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा जी। और प्रभुपाद जी के समय भी मैं एक्चुअली एक थे उनके फुल टाइम डिसाइपल्स थे जी, पर जो सारे लाइफ मेंबर्स थे हजारों की मात्रा में लाइफ मेंबर्स बने थे। प्रभुपाद जी उनको नहीं बोल रहे थे कि तुम सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाओ जी। तो वो तभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन का अप्रोच था जी जी। और प्रभुपाद जी के वचनों में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट का है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं 40 रुपए लेके अमेरिका चले गया, अभी 40 करोड़ का मेरे पास मंदिर है, आप कृष्ण के साथ बिजनेस करो, आप में बहुत प्रॉफिट होगा। तो वो कुछ हिंट्स है, प्रभुपाद जी उसका एम्फोसिस नहीं किया है पर वो भी है जी। तो आई थिंक अगर जब हम ये भी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट कैन नॉट बी आवर मेन फोकस, पर वो भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अभी हम कॉलेज में जाते हैं, पहले प्रोग्राम्स क्या करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट या इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन या वैसे, तो वो क्या है माइंड मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट है जी जी। तो आई थिंक वो जो वो ब्रॉडनेस ऑफ विजन की रिजेक्शन पे एम्फोसिस करने की जरूरत नहीं है हमको, कॉम्प्लीमेंटेशन और कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। आई थिंक उससे इस्कॉन का रीच बहुत बढ़ गया है। अभी 10 साल पहले लोगों का ऐसे विचार हुआ करता था कि इस्कॉन सब लोगों को ब्रह्मचारी बना देता है, बच्चों को ब्रह्मचारी बना देता है। पर अभी क्या हो गया है, अभी इस्कॉन इज बिकम अ रिस्पेक्टेड ब्रांड
कि बड़े बड़े कंपनी जिसको हम टाई अप करके CSR करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वो चैरिटी का कॉज करना चाहते हैं। जी जी। अभी जब ब्रह्मचारी कुछ किताब लिखते हैं, अभी एक किताब देखिएगा आप, ब्रह्मचारी का फोटो उन्होंने, पब्लिशर ने बोला कि तुम्हारा ही फोटो चाहिए हमको है भाई। तो अभी मॉन्क से एक तरह से कूल बन गए हैं। पहले इंडिया टीवी में लोग बुलाते थे, वो आज हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। जी। सो आई थिंक दैट इज द मेजर चेंज फ्रॉम द आउटरीच परस्पेक्टिव, कि हमारा इथॉस, एकोमोडेशन का जो इथॉस है वो बढ़ गया है जी। कि इसमें खास करके मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ के इसमें, और उससे हमारा परसेप्शन भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया समाज में। जी। और जैसे प्रभु जी, अगर जैसे आपने ये बताया कि किस तरीके से हमारा प्रीचिंग डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, अगर प्रभु जी हम डिवोशनल लाइफ की अगर हम बात करें, तो जब हम प्रीचिंग करते हैं, किसी को भक्त बनाते हैं, कोई भक्त आता है, तो ग्रेजुअली, बिकॉज आपने भी कई सारे लेक्चर्स में अपने आर्टिकल्स में बताया कि देर इज़ ए रेगुलर ऑब्स्टेकल्स और रेगुलर डिस्टर्बेंस लोगों की लाइफ में, डिवोशनल लाइफ में आता रहता है प्रभु जी। तो प्रभु जी, जब बिकॉज आप जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, तो आपके लाइफ में सबसे टफेस्ट ऑब्स्टेकल क्या था प्रभु जी, जिसकी वजह से आपको लगा कि माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ गेटिंग हिंड्रेंस, और वो आपको बड़ा एक प्रॉब्लम लगा, और आपने अपनी लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल को ओवरकम कैसे किया? तो अगर आप वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताएं तो हो सकता है कि हमारे जितने डिवोटीज़ हैं और जो व्यूवर्स हैं, फेथफुल लोग, उनको भी एक होप मिले, और उनको भी एक अलग होप और पर्सपेक्टिव मिले आपके लिविंग एग्जाम्पल से। मुझे यस, द मेनी डिफिकल्टीज, तो बट आई टॉक अबाउट वन विच हेल्प मी ब्रॉडन माई अंडरस्टैंडिंग। जी। तो क्या है कि बचपन से मुझे लिखने का बहुत रुचि था, और टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री नाम का एक कॉलम हुआ करता था, अभी भी है। अभी भी है। तो मैं 2003-2004 में मैं कहीं से उनका ईमेल ढूंढ लिया, तभी मोबाइल्स वगैरह थे नहीं हमारे पास, जी। पर ईमेल भेज दिया। तो ये आपने आश्रम कब ज्वाइन किया था? मैं आश्रम 98 में ज्वाइन किया मैंने। 98 में, जी। ओके। तो 98 एंड में। तो फिर मैंने तभी एक आर्टिकल लिख दिया और वो पब्लिश हो गया। जी। आई वाज सो हैप्पी, चाइल्डहुड ड्रीम सक्सेसफुल हो गया। और फिर मैं आश्रम में आया, बाकी सब डिवोटीज को भक्तों को बताया था कि मेरा आर्टिकल स्पीकिंग ट्री में आ गया। तो एक भक्त ने बोला, हाउ डज अ ट्री स्पीक? ट्री कैसे बोलता है? तो वो नोबडी अप्रिशिएटेड इट ऑल। को समझ में इतना खुश होने की बात भी क्या है, कहीं आर्टिकल छप गया। तो आई फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड, नॉट सो मच डिसअपॉइंटेड एज जस्ट क्यों सराहना नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि कोई सराहना नहीं कर रहा था, पर वही प्रिंसिपल ना कि क्या है कि जो इस्कॉन का जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस था, उसमें क्या है, भक्त बनाओ, मंदिर बनाओ और किताबें बांटो। तो उसमें ओके, कहीं आर्टिकल लिख के कहीं छापना वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात नहीं थी। तो फिर तो तब से मैं द थिंग्स व्हिच आई फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई फाउंड दैट मेनी अदर्स डिडंट थिंक इट टू बी इम्पोर्टेंट। यस यस यस। तो क्या है, मैं सवाल पूछता था बचपन से। मैं आई वाज अ वेरी क्यूरियस पर्सन। तो मैं पढ़ना अच्छा लगता था, भक्ति में भी जाया तो मैं बहुत सवाल पूछा करता था। तो एक बार मैं वेरी फॉर्चुनेट, राधेश्याम प्रभु पूना में इंट्रोड्यूस हुआ मैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी रैशनल अप्रोच था, तो वो काफ़ी सवालों का जवाब दिया करते थे। तो मैं एक बार उनके साथ चौपाटी से, पूना से चौपाटी जा रहा था जी, कार में, हम ट्रेन में थे। तो मैं बोला, प्रभु जी कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस? हाँ, तो यस श्योरली। तो मैंने ऐसे 6 फुल स्केप पेजेस पूरे भरे थे क्वेश्चन से। राधेश्याम पूरा उठाया होता, वी लीड मेनी मुंबई पुणे ट्रिप्स फॉर दिस। तो उन्होंने बहुत से मेरे सवालों का बड़ा पेशेंटली जवाब दिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। एट द सेम टाइम क्या हो गया कि वो मेरा सवाल पूछने का जो वृत्ति था, इट वाज नॉट जस्ट इनिशियल क्यूरियोसिटी, दैट कीप्स ड्राइविंग माय भक्ति इवन नाउ। तो अभी मैंने बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दिया है, बट आई ऑल्सो हैव मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो और वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल आंसर नहीं है, बट ठीक है, एक दूसरे से आंसर है। बट क्या है कि जब मैं आंसर देता हूँ, आई एम द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ माई आंसर, कि ये आंसर सही में डज इट मेक सेंस। तो फिर ये पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर ये पर्सपेक्टिव से थोड़ा और परसुएड होता है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स फॉर आंसर्स। यस यस। तो फिर आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो मैं सवाल पूछता था, तो पहले तो भक्त बहुत सराहना करते थे कि यू सो सिंसियर, यू सो सीरियस। फिर बाद में मैंने एक क्लास के बाद सवाल पूछा, एक भक्त को, बोले कि चैतन्य चरण, शायद तुम भूल गए हो कि हम भक्ति मार्ग में, हम ज्ञान मार्ग में नहीं हैं।
तो आई डिडंट नो व्हाट टू से टू दैट. तो फिर क्या हो गया कि आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर सम टाइम अ बिट इंटेलेक्चुअली सफोकेटेड. क्या है कि वो सवालों का माई क्वेश्चंस वेर सीन एज इधर साइंस ऑफ डाउट और एज जस्ट टू मच टेक्निकल एनालिसिस. बहुत ही हेयर स्प्लिटिंग काइंड ऑफ एनालिसिस कर रहा है ऐसा लगा था. तो फिर बहुत ज़्यादा ही अंदर घुस गया है इसमें, इतना क्या करने की जरूरत है इस वजह. एग्जैक्टली. तो फिर दैट्स व्हेन फॉर्चुनेटली क्या है कि समस्या भी आती है ना. प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि व्हेन द लॉर्ड सेंड्स ऑब्स्टिकल्स एंड द लॉर्ड रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो. तो प्रभुपाद जी तो क्या हो कि मैं तभी उत्तरकर्मा प्रो जो हमारे डिवोटी साइंटिस्ट है माइकल क्रीमो, जी जी जी, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी. तो वो इंडिया में आने वाले थे, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी थे जी. तो फिर वो इंडिया में आने वाले थे तो उनका एक लेक्चर टूर मैंने पुणे में वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया उनके लिए जी. और फिर पुणे के कनेक्टेड कुछ और यूथ सेंटर्स भी थे तो वहाँ पे. तो आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ हिम. मैंने उनके सवाल पूछे और उन्होंने मुझे बताया कि यू नीड लाइक माइंडेड एसोसिएशन. तो उन्होंने एक डिवोटी स्कॉलर्स का फोरम था. अभी क्या था, तभी सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने ईमेल पे मुझे कनेक्ट करवाया. एंड देन व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस आई सॉ दैट मुझसे भी बहुत सीनियर डिवोटीज है और उनको भी बहुत क्वेश्चंस है. और कभी मुझे लगता है अरे इनके डाउट्स तो मुझसे डीपर डाउट्स है और फिर भी वो डेडिकेटेड डिवोटीज है. तो क्या है, इंडिया में कभी कभी डाउट और क्वेश्चन को एक ही समान मान लेते हैं कि आई हैव अ डाउट. पर क्या है, प्रश्न और संशय बहुत अलग भाव है भगवद गीता में, शास्त्रों में, संस्कृत में. जी जी. सो डाउट्स कम फ्रॉम इनसिक्योरिटी, क्वेश्चंस कम फ्रॉम क्यूरियोसिटी. यस. तो जो मुझे पता है मुझे उसमें विश्वास है पर मैं और जानना चाहता हूँ, जी जी, वो क्वेश्चन है. जी. डाउट्स मतलब क्या है कि सही है नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है ये, तो वो इनसिक्योरिटी से आते हैं. इनसिक्योरिटी भी हो सकता है जी, पर क्या कई बार जब क्वेश्चन होता था आई वॉज नॉट इनसिक्योर बट आपको क्वेश्चन था बट लोग उसको डाउट समझ रहे थे. एग्जैक्टली. तो फिर तो तभी आई रियलाइज दैट जो लाइक माइंडेड एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो आपने पहले बोला सजाती है संघ से जी, आप इसको ओवरकम कर पाए. एग्जैक्टली. जी. तो क्या है कि अब लाइक माइंडेड एसोसिएशन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है. तो उसका मेन मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन वे टू अंडरस्टैंड इज दोज डिवोटीज हु शेयर आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. कि अभी हर डिवोटी का डेफिनेशन होता है सक्सेस का. किसी का होता है कि हमको प्रचार करके बहुत भक्त बनाना है, किसी का होता है कि हमको मंदिर के लिए बहुत फंड्स रेज करना है, किसी का होता है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, जी जी, किसी का होता है कि हमको वायरल सोशल मीडिया वीडियोस बनाना है. तो अभी सबका वो हो सकता है एक तरह से वायरल वाला मैं समझ सकता हूँ. तो क्या है कि अभी हमें सब भक्तों का आदर करना है. जी जी. पर जो भक्त का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और हमारा डेफिनेशन सक्सेस सेम है, वो हमारे चैलेंजेस को समझ सकते हैं, वो हमारे होप्स और फियर्स वो सब समझ सकते हैं. दूसरों को लगेगा क्या है ये भगवद्गीता का श्लोक इस श्लोक के बाद क्यों आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा श्लोक कब आ रहा है, पढ़ने को बोला पढ़ लेते. सो आई थिंक वो लाइक माइंड एसोसिएशन अगर मिलता है तो फिर कितनी भी समस्या क्यों ना आए वो हम पार जा सकते हैं. ये मतलब ये जो प्रोजी आपने जो अभी एक लाइन में बोल दिया, ये मुझे लग रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा विजडम उनके लिए, बहुत बड़ा होप है हम सभी लोग के लिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाइक माइंडेड एसोसिएशन को ढूंढना और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ज़रूर. और अगर हम इसको करते हैं तो हम किसी भी ऑब्स्टेकल को इजीली ओवरकम कर सकते हैं. सो थैंक यू प्रोजी फॉर शेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन. प्रोजी जैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि जब आप भक्ति में आप सेवाओं में आगे जब बढ़ रहे थे धीरे धीरे प्रोजी, तो आप बीच में मैंने पढ़ा था प्रोजी आपके बारे में कि आप 2013-14 से आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अदर फॉरेन ट्रिप्स आप जाने लगे थे, बाहर प्रचार करने जाने लगे प्रोजी. तो जो आप बाहर प्रचार करते थे, एक तो हो गया कि इंडिया में जो हम प्रीचिंग करते थे, आप पुणे में प्रीचिंग करते थे, और राधे श्याम प्रो का आपने एग्जाम्पल, बाय द वे प्रोजी हमने आपका मॉन्ग पॉडकास्ट सीरीज देखा था राधे श्याम प्रो के साथ, वो 2.5 घंटे का था प्रोजी, बट जो उसमें विजडम और जो रियलाइजेशंस आप लोगों ने डिस्कस किए हैं खासकर यूथ प्रीचिंग को लेके, यूएस में यूथ प्रीचिंग कैसा है और इंडिया में यूथ प्रीचिंग कैसा है, क्या कंपैरिजन है, दैट वाज अमेजिंग. एंड आपके सारे जो मॉन्ग पॉडकास्ट सीरीज़ हैं वो भले उसमें व्यूज़ बहुत लाखों में ना हो, बट प्रोजी जो उसमें विजडम शेयर किए गए हैं वो दैट आर जेवल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो थैंक यू प्रोजी फॉर योर पॉडकास्ट सीरीज़. सो मेरा क्वेश्चन ये था प्रोजी, मैं पूछना चाह रहा था कि जब आप बाहर प्रीचिंग करने जाते थे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में,
प्रिंसटन कॉलेज में भी आप जी गए थे, कई कॉलेजेस में आपने लेक्चर्स दिए, तो वहाँ का क्या रियलाइजेशन था जी आपका जो इंडिया से बिल्कुल अलग था? कई बार हम देखते हैं कि इस्कॉन को क्रिटिसाइज लोग करते हैं कि इस्कॉन में लोग जो डाइल्यूट कर देते हैं, या कुछ लोग जो बहुत हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कह देते हैं कि इस्कॉन क्रिश्चियन की तरह प्रीचिंग करता है बाहर, बट उनको पता नहीं होता कि बाहर प्रीचिंग करने का क्या डायनेमिक्स है। तो अगर आप कुछ बताएं कि बाहर अगर हम प्रीचिंग करने जाते हैं, आप एज ए ब्रह्मचारी बाहर जा रहे हैं, अलग बिल्कुल अलग कल्चर है, वहाँ अलग लोग हैं, तो वहाँ प्रीचिंग करना क्या चैलेंजेस है, और आप वहाँ पे कैसे आप लोगों को भक्त बनाते हैं, कैसे प्रीचिंग करते हैं? तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें मुझे। या तो जब 2005 में मेरे गुरु महाराज राधा महाराज ने जर्नी होम लिखा था जी, तो तभी उसके, क्योंकि मैंने तभी कुछ किताबें लिखी थी तो उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया था पहले, छापने के पहले ही। तो फिर मैंने पढ़ा, महाराज ने पूछा हाउ डू फाइंड द बुक। मैं बोला महाराज कहानियाँ इसमें बहुत अच्छी है, पर मुझे जो स्ट्राइक किया है वो उसका टोन है। देखिए ये आप एक गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे ऐसे नहीं है, वो टोन नहीं है इसमें, एक मित्र अपने मित्र के साथ एक अनुभव शेयर कर रहा है ऐसा टोन है। तो महाराज बोले आई अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन। और फिर महाराज बोले कि ये टोन आपको लगेगा, दिस इज़ द टोन यू नीड फॉर वेस्टर्न आउटरीच। तो फिर अगर आप अभी इंडिया भी वेस्टर्नाइज हो रहा है जी जी, तो अगर आप ये टोन तुम ये टोन सीख सकते हो तो यू कैन रीच ए लार्जर ऑडियंस। तो तब से मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी जागरूक हो, ये वेस्टर्न आउटरीच क्या है और क्या लगता है उसमें। सो आई टॉक अबाउट 3 मेन डिफरेंसेस व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। पहला है हायरार्की, कि इंडिया में कैसा होता है कि अथॉरिटी सबॉर्डिनेट ये हर जगह पे एक्सेप्ट होता है। माता पिता भी अथॉरिटी होते हैं, जो सबॉर्डिनेट होते हैं। टीचर, स्कूल को अब टीचर में सर मैम बोलते हैं, तो आदर से भाव होता है। तो एक तरह से अथॉरिटी को इम्प्लिसिटली एक हायर पोजीशन दिया जाता है और सबॉर्डिनेट एक लोअर पोजीशन लेता है। जो वेस्ट में है वो कल्चर बहुत हॉरिजॉन्टल है, फिर भी अथॉरिटी ज़रूर है पर वो बहुत हॉरिजॉन्टल है, वो इतना वर्टिकल नहीं है। और उसके मेनी रीजंस है, हम वेस्ट के हिस्ट्री में जा सकते हैं वो चाहिए तो। पर और ख़ास करके ये डायनामिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर स्पिरिचुअल लीडर्स। क्या होता है कि इन इंडिया अगर कोई मठाधिपति है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास ये पोजीशन है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है जी। बट स्पेशली इन रिलीजियस सर्कल्स, अगर वेस्ट में कोई रिलीजियस पोजीशन में है, द पोजीशन विल लीड टू सस्पिशन। कि क्या है कि तुमने कुछ पावर ग्रैब किया है, तुमने किसी को नीचे ढकेला है, इसके तुमने पावर ग्रैब किया है। सो पोजीशन इज इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग ऑफ पावर। तो अथॉरिटी कैन नॉट बी अज्यूम्ड, अथॉरिटी हैज़ टू बी अर्नड। तो खास करके इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है अभी अमेरिका में, यूरोप में खास करके कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बहुत, एक 100 ईयर्स के लिए वॉर हुआ था एक बार जी जी जी। और उसके बाद प्रोटेस्टेंट छोड़ के अमेरिका चले गए थे और फिर उन्हें पूरा वो कहते हैं न्यू वर्ल्ड चालू किया वहाँ पे। तो क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक एवर्जन है और उसके कारण ऑर्गेनाइज रिलीजन के बारे में। तो अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई पोजीशन है आपको, तो दैट इटसेल्फ इज ए नेगेटिव इन योर साइड। तो क्या है कि उसके कारण जो हायरार्की के अनुसार भक्ति प्रेजेंट करना जी, वो लोगों को जमता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। और अभी भी ऐसे नहीं, हम भारत के बाहर जहाँ हमारा प्रचार अच्छा हो रहा है, रशिया में अच्छा था, यूक्रेन में अच्छा था, चाइना में भी अंडरग्राउंड है, चल रहा है प्रचार जी। वो क्यों है, एक तरह से मलेशिया, इंडोनेशिया में काफ़ी चल रहा है। ये कल्चर्स में अभी तक वो हायरार्की प्रिजर्व्ड है। तो जिन कल्चर्स में इगैलिटेरियनिज्म आ गया है, काफ़ी हज़ार लोग हैं यूरोप में और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो अभी ये सवाल उठता है कि हाउ मच इज हायरार्की सेंट्रल टू भक्ति। हम कह सकते हैं गुरु मुख पद्मा के चित्ते कोरिया के, गुरु का आदेश पालन करना, ये हायरार्की, वो हायरार्की ही है जी। ये सही है, बट हम देखते हैं कि गुरु शिष्य का भी संबंध होता है, अलग अलग डायनामिक्स होता है। अभी ध्रुव और नारद मुनि देखते हैं हम, नारद मुनि बोलते तुम घर चले जाओ ना, तुम इतना बड़ा अपमान क्यों, इतना इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, छोटे बच्चे ही तो हो तुम। हाँ, तो ध्रुव बोलते हैं कि आप सही सत्य बता रहे हैं पर ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अभी नारद मुनि बताए तुम क्या, मैं तुमको तुम क्या समझते हो, मैं तुमको नहीं समझता, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं बड़े बड़े राजाओं का गुरु हूँ, चुपचाप मेरी बात सुनो तुम। नहीं कहते ऐसे, ठीक है तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये करो। तो कभी गुरु डिसाइपल में भी एक तरह से निगोसिएशन हो रहा है। जी जी। ये नहीं कर सकते, हो सकता है जी। ये कर सकते हैं। तो वो जो है
वो जो निगोशिएशन के द्वारा थोड़ा हॉरिजॉन्टल अप्रोच रखना, जी, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो वो हायरार्की इज आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते, बट रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्न्ड। यस, तो यू शेयर सम विजडम विथ मी, डेमोन्स्ट्रेट इट इन योर लाइफ, एंड देन ग्रेजुअली आई रिस्पेक्ट यू। तो थोड़ा जो इंस्ट्रक्टिव टोन होता है वो कम करना पड़ता जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जी। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया तो यू स्पोक क्वाइट लाउडली, है। हाँ, तो वो नेचुरल वेलकमिंग टोन था आपका, जी, बट यू नो फॉर अ वेस्टर्न माइंड थोड़ी वेरी जा रही है, इतना जोर से क्यों बोल रहे तुम? तो अभी मैं जो प्रचार करता हूँ, मेरे एक मित्र थे, वो मुझे एक पूना के बाजू में एक गांव में लेके गए और मैंने लेक्चर दिया, सब लोग देख रहे थे क्या चल रहा है। फिर वो भक्त जोर से आवाज बोल के हम सबको जप करना चाहिए, और सब लोग उत्साही हो गए। अति उत्साहित भक्त। नहीं, उसके बाद सुन के सब लोग उत्साही हो गए। अच्छा, तो दे वर यूज्ड टू द वर्टिकल काइंड ऑफ अप्रोच, हाँ, कि ना हमको जब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और लोग हाँ वो मेरा फिलोसॉफिकल क्लास था, रीजनिंग था, हाँ ठीक है। तो सम पीपल नीड द वर्टिकल, जी, सम पीपल नीड अ मच मोर हॉरिजॉन्टल। तो हायरार्की एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी, जी, तो आई थिंक आवर डिवोटीज आर आल्सो लर्निंग, और मुझे भी सीखने में समय लगा उसको। और इंडिया भी अभी कुछ हद तक पोस्ट मॉडर्न हो रहा है। जी, तो आजकल के माता पिता भी जो है अपने बच्चों को सीधा उपदेश नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो फिर आई थिंक हमें भी थोड़ा वो अडेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो रिसेंट कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिकॉज जेनजी जो टर्म है, तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की तरीके से प्रीचिंग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन बना के। यस, करेक्ट। थैंक यू प्रजी, ये एक लर्निंग पॉइंट है सबके लिए। प्रजी, इसमें एक और जैसे प्रीचिंग की बात चल रही थी, एक पॉइंट में अगर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके प्रीचिंग की खास बात ये है कि आप प्रजी किसी भी करंट सिचुएशन को, जैसे कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, तिरुपति के लड्डू में कुछ ऐसा मिलावट हुआ है, कहीं कुछ वैसा हुआ, चंद्रयान का कुछ हुआ, तो आप उसके ऊपर उसको भगवद गीता पर्सपेक्टिव से जोड़ के बताते हैं। तो भाई ये आर्ट, ये इसको अगर मैं सीखना चाहता हूँ, कोई सीखना चाहता कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को, मॉडर्न सिनेरियो को हम भगवद गीता के हिसाब से जोड़ के प्रेजेंट करें, बिकॉज अदरवाइज नॉर्मली हमारे डिवोटी फिर बाहर की दुनिया से कट के रहेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा बाहर क्या चल रहा है। तो अगर हमें ये सीखना है कि हम बाहर की चीज़ों को कैसे वैष्णविज्म की फिलॉसफी से, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी से जोड़कर प्रेजेंट करें, तो ये कैसे सीखें। प्लस इसमें एक चैलेंज ये भी रहेगा मुझे, बिकॉज मटेरियल बाहर की जो फिलॉसफी, वहाँ का जो बिलीफ सिस्टम है, कहीं उससे हम कंटामिनेटेड ना हो जाए। करेक्ट। तो ये कैसे प्रोटेक्शन, अपने आप को, अपनी फिलॉसफी को प्रिजर्व रखते हुए हम कैसे बाहर की न्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करें, ये आप कैसे करते हैं, अगर आप बताएं, ताकि लोग सीखें और वो इसको समझ सकें, अपने आप को अप टू डेट रख सकें। प्रोजेक्ट यस ब्रो, तो अच्छा सवाल है ये। आई वुड से दो, आप कह सकते हैं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जी, और ये जो ऊपर है ये ट्रेडिशन है हमारा। तो द मूवमेंट, द लिविंग मूवमेंट शुड बी कनेक्टेड विद द ट्रेडिशन। पर उसके साथ साथ जो लिविंग मूवमेंट है, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑल्सो। ट्रू। तो एक ऐसा पाइप है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, छोटा रिंग है, और बाहर एक बड़ा रिंग है, वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। तो क्या है कि जो लिविंग मूवमेंट है, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द पास्ट, और इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। जो पास्ट है वो हम कनेक्टेड रहते हैं फेथफुलनेस से, और जो प्रेजेंट से कनेक्ट रहते हैं रिसोर्सफुलनेस से। तो जो हमारा फेथफुलनेस है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ना, रियलाइजेशन का डेफिनेशन प्रभुपाद जी क्या देते हैं, प्रेजेंट द मैसेज ऑफ स्क्रिप्चर इन अ वे दैट इज इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। ट्रू। मतलब क्या है कि अगर आप वेन डायग्राम देखेंगे तो एक सर्कल है मैसेज ऑफ स्क्रिप्चर, दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ है, जी जी, वो प्रचारक को समझना है। तो इन जनरल जो दोनों कनेक्शंस को संभाल के रखना, तो जो कंजर्वेटिव होते हैं उनका फोकस क्या होता है कि ट्रेडिशन से संबंध रहे, वो फेथफुलनेस पे एम्फसाइज करते हैं। जो लिबरल्स होते हैं उनका एम्फसाइज होता है कि जो रिसोर्स, जो अभी करंट सिचुएशन है, करंट कंसर्न्स है, उनसे भी हमें संबंध रखना चाहिए। जी। तो लिबरल ये वर्ड कभी कभी नेगेटिव होता है वो, पर कैसे है कि दोनों ज़रूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम एक फॉसिल बन जाएंगे, एक म्यूजियम एग्जिबिट बन जाएंगे, कि हम पास्ट से कनेक्टेड रहेंगे पर प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी जब पैंडेमिक आ गया
तो तभी कोई बोलता था शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है कि आप जूम पे सत्संग कर सकते हैं। जब तक शास्त्रों से आप प्रमाण नहीं देते कि जूम पे सत्संग करें, मैं सत्संग नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। तो फिर नहीं, अभी हम कह सकते हैं कि संजय धृतराष्ट्र जो बात कर रहे हैं उनको एक दिव्य शक्ति दी है जिससे कि वो भगवता का देख रहे हैं। प्रभा जी कहते हैं मिस्टिक टेलीविजन उसको कहते हैं कभी कभी जी। तो वो एक उदाहरण है, पर वो क्या है, वो सत्संग नहीं है, वो जहाँ दूसरी जगह पे हो रहा है वो देख रहे हैं उसको। हाँ समवॉट सिमिलर है जी। पर अगर हम जूम को अडॉप्ट नहीं करते थे तो पूरा जो सत्संग बन जाता था। तो क्या है, वो हमको चेंज भी करना ज़रूरी है। तो क्या है कि वी हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, और इसके लिए थोड़ा लिबरल होना ज़रूरी है कि ठीक है वो पहले ऐसे किया, अभी हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उनके शिष्यों को अमेरिका भेजा था उन्होंने, तो एक किताब था श्री कृष्ण चैतन्य जो उनके एक निशिकांत सन्याल ने लिखा था। जी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको लिखने को मदद किया था। जी। तो वो उनका किताब, उनका प्रीचिंग का मेन बेस था। और वो प्रेजेंट करते खुद को वी आर द मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। पर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने अपने प्रीचिंग का बेस भगवगीता बनाया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भगवगीता पे कमेंट्री भी नहीं लिखा है। पर प्रभुपाद जी क्या देखा कि भगवगीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल के पाश्चात्य में भी, भारत में भी भगवगीता को बहुत मान दिया जाता है। और फिर फॉर प्रभुपाद उन्होंने एक अडॉप्ट किया कि क्या है, उनका फोकस था, ऑफकोर्स गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन को हम सिखा रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को फोकस नहीं रखा उनके टीचिंग का। उनकी टीचिंग का बेस उन्होंने भगवगीता बनाया। तो प्रभुपाद जी ने भी अडॉप्ट किया है। तो क्या है कि ये अडॉप्ट करना ज़रूरी है। और तो मेरा जो एक तरह से फोकस रहा है कि आई ऑलवेज हैड लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो मुझे, मैं कभी कभी कहता कि एज फार एज रीडिंग आई एम ऑमनिवोरस, कि सब कुछ मैं पढ़ते रहता हूँ जी। तो आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट दैट वे। तो द फर्स्ट ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से हमको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से कनेक्ट रहना ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली भक्त बन जाएंगे जी। पर व्हाट अबाउट दोज हु विल नॉट बिकम डिवोटीज? कैन वी मेक देम एटलीस्ट फेवरेबल? क्या हम उनको अप्रिशिएटर्स बना सकते हैं? तो इसके लिए क्या है कि एक फ्रेमवर्क है कि एक इनसाइडर है और आउटसाइडर है। तो एक तरह से प्रचार का मतलब क्या है कि आउटसाइडर को इनसाइडर बनाए, पर यही एक डायनामिक नहीं है। अभी कुछ इनसाइडर्स में भी टीचर्स होते हैं, इनसाइडर्स में भी स्टूडेंट्स होते हैं। जब हमारा भागवतम क्लास होता है, भक्ति शास्त्री होता है, तो ये इनसाइडर टू आउटसाइडर जो है वो आउटरीच या प्रीचिंग है। इनसाइडर टू इनसाइडर जो है वो स्क्रिप्चुरल एजुकेशन है। जी। पर इसके तो पहले इस्कॉन में सिर्फ प्रीचिंग हुआ करता था। पर 1980s में, खास 1990s के बाद भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सारा एम्फसाइज होने लग गया। जी। ये महत्वपूर्ण है, भक्तों को भी हमें पढ़ना चाहिए, सिखाना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। जी। तो अभी तीसरा है आउटसाइडर टू आउटसाइडर। वो हमारा रेप्यूटेशन है कि मतलब अगर मैं बोलूँगा आप हरे कृष्णा मंदिर में आओ, आप बहुत अच्छा है, वातावरण है, बहुत भक्ति करने को मिलेगा, तो लोग कहेंगे तो तुम तो उसके आंदोलन के स्पोक्स पर्सन हो, तुम तो वही बोलोगे। पर अगर हमारे मंदिर के बाजू के इलाके में कोई व्यक्ति रहने को आता है नया, और यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, अपने पड़ोसी को पूछता है कैसा है वो क्या बोलता है हमारे बारे में, वो महत्वपूर्ण है। जी। और इसका महत्व मैं जब अमेरिका में जाके जाने लगा तो मुझे समझ में आ गया ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि इंडिया में सबको भले इस्कॉन नहीं पता हो, पर जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सबको पता है, कृष्ण पता है, हरे कृष्ण महामंत्र सबको पता है थोड़ा बहुत। पर अमेरिका में किसी को पता ही नहीं है। तो अमेरिका में लोग कीर्तन करते देखते किसी को, क्या करेंगे वो गूगल करेंगे, वो विकिपीडिया पे जाएंगे, अभी चैट जीपीटी पे जाएंगे। तो अभी वहाँ पे क्या है, तो उनके जो एक्सपर्ट्स है वो लिख रहे हैं उसके बारे में, तो वो हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं। तो वो आउटसाइडर टू आउटसाइडर कम्युनिकेशन जो है वो है हमारा रेप्यूटेशन। और तो आउटसाइडर्स में भी कुछ टीचर्स होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या है, और जो आउटसाइडर्स भी जो टीचर्स है वो शायद इनसाइडर्स कभी नहीं बनेंगे, पर दे विल इन्फ्लुएंस अदर आउटसाइडर्स। करेक्ट जी। तो क्या है कि जो मैं भगवगीता पर्सपेक्टिव्स वगैरह देने का प्रयास करता हूँ, तो इट इज़ नॉट सो मच कि उससे लोग वो आउटसाइडर टू इनसाइडर कम्युनिकेशन में प्रीचिंग नहीं है। वो क्या है, मोर वो इनसाइडर टीचर टू आउटसाइडर टीचर। बाहर जो थॉटफुल लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। ओके, क्या है कि अच्छा इसके बारे में आप कुछ बोलते हो, इसके बारे में आप कुछ विचार है। तो मेरा दिस इज माई वन ऑफ माई फोकस इज कि ये जो आउटसाइडर कम्युनिकेशन है
उसको और पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो कर पाएंगे तो हमारा रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अभी हमने एक तरह से मिड डे फूड फॉर लाइफ किया है, बाकी मिड डे मील है और सब स्कीम्स है जी। उससे क्या हमारा आउटसाइडर टू आउटसाइडर जो है रेपुटेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। जी जी। सो इसलिए जो आउटसाइडर्स के मन में क्या इश्यूज है, अभी समाज में क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं और व्हाट इज सोसाइटी थिंकिंग अबाउट इट, दैट ब्रिंग्स अस लास्ट पार्ट, आउटसाइडर टू इनसाइडर। तो क्या आउटसाइडर से हम कुछ सीख सकते हैं क्या? कि वो सब माया में ही है, उनको हमको सिर्फ सिखाना है। कह सकते हैं वो माया में है, बट इन देयर फील्ड्स दे आर एक्सपर्ट्स। दे आर एक्सपर्ट, ट्रू। तो क्या है कि आउटसाइडर टू इनसाइडर जो है वो है अवेयरनेस। तो प्रीचिंग, एजुकेशन, रेपुटेशन और अवेयरनेस। तो अभी क्या है कि व्हेनेवर आई ट्राई टू कमेंट ऑन द करंट इशू, तो आई ट्राई टू फर्स्ट रीड नॉट जस्ट द इशू पर उसके बारे में आउटसाइडर्स क्या सोच रहे हैं। बचपन से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में, न्यूज़ पढ़ने में रुचि नहीं था, मुझे न्यूज़ एनालिसिस पढ़ने में रुचि था। तो मैं एडिटोरियल पेज, ऑपेड पेज में पढ़ा करता था। जी जी। तो फिर उसी से तो क्या आई थिंक तब से थोड़ा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो गया है। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। कुछ मुझे लग रहा है कि पहली बार आपने इस ओपन प्लेटफॉर्म पे ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि आउटसाइडर इनसाइडर और कैसे उनको फेवरेबल बनाना, इनसाइडर टू आउटसाइडर, आउटसाइडर टू आउटसाइडर, उससे लोगों को पता चलेगा। पर जैसे हमारे डिवोटी कम्युनिटी में बहुत सारी वैरायटी है। कुछ लोग बड़े गंभीर हैं, कुछ लोग अभी नए हैं, कुछ लोग बहुत मैच्योर हैं, कुछ लोग उतने मैच्योर नहीं हैं। तो भाई कई आप जैसे मैंने देखा कि आप कई बार मूवीज़ को भी भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से बताते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको क्रिटिसिज्म हुआ हो कि ये क्यों कर रहे हैं, या आपको ऊपर ऐसा, तो आपने मतलब लोगों को पता ना चला हो कि आप ये आउटसाइडर को भी फेवरेबल बना रहे हैं, या कुछ एक अलग टारगेट ऑडियंस को आप उनको आप ये बताना चाह रहे हो कि किस तरीके से आर्ट और मूवी को भी भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से जोड़कर इस न्यू आउटरीच। बट कई बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ मुझे कि किसी ने मिसजज किया हो आपको कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आपने कैसे इसको, आपने वो परिस्थिति कैसे झेला? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया मुझे। दैट्स ट्रू। क्या है कि जब मैं अमेरिका में जा रहा था तो मैं देख रहा था कि अमेरिका में सक्सेसफुल कौन कौन प्रीचर्स है। जी। तो एक बिशप बैरन है, ही इज़ द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैथलिक, पॉपुलर कैथलिक ऑन सोशल मीडिया। ओके। जो नंबर 1 जो पोप फ्रांसिस है। तो जो बिशप बैरन है, तो उनको पोप जॉन पॉल ने बोला था कि वो यू शुड एवेंजलाइज द कल्चर। तो इवेंजलाइज मतलब प्रीच। जी। तो फिर तो बिशप बैरन ने उस पर आर्टिकल लिखा था एज रिफ्लेक्टिंग कि कल्चर पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है। तो आजकल के समय तो ही सेड इट इज़ मूवीज़। ट्रू। तो 2005 से ही सेड एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट आई वुड वॉच वन मूवी एंड कमेंट ऑन द मूवी। और अभी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उसका वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑन फायर नाम का मिनिस्ट्री है। ओके। सो ही इज़ बेसिकली बिकम, और उनकी वीडियोज अगर देखते तो उसमें एथीज भी कमेंट कर रहे हैं कि ओके इज प्रेजेंटिंग द बाइबल नॉट एज अ बुक ऑफ रिलीजन बट एज अ बुक ऑफ विजडम। और ऐसे नहीं बोल रहे कि ये मूवीज इतना सेक्स है, इतना वायलेंस है, तो थॉटफुल कमेंट्री दे रहे। तो ओरिजिनली व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वेस्टर्न आउटरीच, तो आई ऑब्जर्व व्हाट ही वाज डूइंग। मैं देखा कि इट्स थॉटफुल। यस। तो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आई कैन ऑल्सो ट्राई दैट। आई टॉक विद सीनियर डिवोटीज। तो समझ बोले कि नहीं, तो वो क्या है, ऑल्दो वो भी मॉन्क ही है, क्रिश्चियन कैथलिक प्रीस्ट है वो। बोले कि इंडिया में ब्रह्मचारी ऐसे करे तो नहीं चलेगा। तो फिर कुछ बोले कि इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट, ट्राई करो आप। पहले मैंने वो जैसे बताया था OMG और PK मूवीज पे कमेंट किया था मैंने देखा था भाई। दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो मुझे हमारे अंदर बहुत बड़े डाउट थे बिकॉज उस समय PK मूवी ने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए थे ओ माय गॉड में। तो आपने बुक भी लिखी थी GK फॉर PK और ओ माय गॉड के ऊपर, तो वो बड़े हेल्पफुल बुक थे ब्रोजी। और वो आज भी वो बुक्स हैं हमारे, वो आर्टिकल आज भी बहुत रेलिवेंट हैं बिकॉज अभी भी वो मूवीज़ बनी रही हैं, भले नाम उनका अलग है बट वही कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी है। तो हमें भी किसी को बताना होता है तो वही पढ़ के बताते हैं। यस। तो तभी मैंने ऑलरेडी मूवीज़ पे कमेंट किया था, पर वो मूवीज़ क्या थे, डायरेक्टली देयर वर क्वेश्चंस रेज्ड इन इट व्हिच वर एसोसिएटेड विद रिलीजन। तो अभी जो मूवीज़ थोड़े इनडायरेक्ट है, बाहुबली आया था तो उसमें तो कुछ में थोड़ी वीक थीम्स थे, और शिवलिंग को उठाने के, शिवलिंग को थोड़ा आदर दिया जा रहा था, पर बाकी सब रोमांस, वायलेंस, कॉन्स्पिरेसी, थोड़ा महाभारत का थीम को एको किया था उन्होंने उसमें। तो फिर आई थॉट आई ट्राई इट एज ए एक्सपेरिमेंट, क्या हो रहा है। एंड जो आपने बताया वो कंसर्न मेरा भी था
कि क्या हो रहा है, इज इट लीडिंग टू पीपल जो मूवीज देख रहे हैं वो भगवद्गीता में रुचि लेते हैं, या जो भगवद्गीता पढ़ रहे हैं वो मूवीज में रुचि लेते हैं, तो किस दिशा में जा रहा है वो। और पर्सनली बचपन से मुझे मूवीज में रुचि नहीं था, जैसे मैं बताता कि आई लाइक एनालिसिस, तो मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, पर क्रिकेट वॉचिंग में इंटरेस्ट नहीं मुझे, मैं क्रिकेट का एनालिसिस में इंटरेस्ट है जी। क्रिकेट के ऊपर भी मुझे आपकी कई सारे लेक्चर सीरीज हैं, आर्टिकल्स के ऊपर मुझे। तो क्या है कि आई वाज ऑलवेज इनटू एनालिसिस, तो मैं मूवी रिव्यूज पढ़ता था और इट इज क्वाइट अ गुड कैरेक्टर एनालिसिस होता था उसमें, और सो आई फाउंड इट क्वाइट हेल्पफुल इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द करंट माइंड, कि लोग कैसे विचार कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ऐसा इतना अश्लील है, इतना हिंसक है, बोल सकते हैं, पर सी इवन इफ पीपल आर डूइंग अनरीजनेबल थिंग्स, दे हैव अ रीजन फॉर इट। Their reason may not be reasonable, but they have a reason. हाँ, तो वो रीज़न क्या है वो समझना है। तो इसलिए मैं वो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, बट आई थिंक क्या है कि राइट नाउ आई डोंट हैव द रीच, कि जो नए लोग पूरे हैं जो भगवद्गीता में रुचि, मूवीज़ में रुचि है और भगवद्गीता में रुचि है, तो मोर इनसाइड आउट जा रहा था, आउटसाइड की जगह पे। बट भाई मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो आपके जितने रिव्यूज़ हैं, चाहे आपने ओ माई गॉड 2 हो या अभी रिसेंट टाइम में एनिमल मूवी हो, ओपनहैमर के ऊपर भी आपने दिया था मुझे, बिकॉज ये सीरियस क्वेश्चन रेज करते हैं मुझे। ओपनहैमर में जिस तरीके से भगवद्गीता को प्रेजेंट किया गया, या अभी जो रिसेंट मूवी आई थी ओ माई गॉड 2, उसमें जो एक मुद्दा बनाया गया, करेक्ट। तो जो आप रिव्यू दे रहे हैं भाई, वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं, जो एस्टैब्लिश्ड डिवोटी, उनकी बात नहीं भाई, बट जो कॉलेज में है या जॉब कर रहे हैं, उनको बाहर मटेरियल वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट है, तो दे फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। So भाई पर्सनली योर वीडियो जो आप रिव्यू देते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड आई नो मेनी डिवोटीज जिनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो भाई ये आप बनाते रहिए, मत सोचिए कि इनसाइड आउटसाइड है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। यस ब्रो। तो मैंने एक पूरा एक ISKCON का एक कम्युनिकेशन जर्नल होता है, पूरा एकेडमिक है वो जी। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एंगेजिंग इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद पॉपुलर कल्चर जी। तो उसमें मैंने 4 लेवल्स बोले थे कि दोज who are directly satisfied in hearing and speaking about Krishna, they don't need to engage with popular culture at all. दूसरा है कि जो प्रचार कर रहे हैं उनको कंटेम्प्रेरी माइंड थोड़ा समझना ज़रूरी है, बिल्कुल, और वो मूवीज से हम समझ सकते हैं जी। तीसरा है कि हमारे मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर गृहस्थस, वो सोशलाइज करने वाले हैं, और उनको सोसाइटी में अगर जाते हैं तो लोग मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है तो आप पूरा यू विल बी लेफ्ट आउट। और अगर वो खुद मूवीज़ देख के मूवीज़ के बारे में बात करेंगे तो शायद उनमें इतना भगवद्गीता का ज्ञान नहीं है कि उसमें कोई स्पिरिचुअल देख सके। जी 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 बिल्कुल। तो क्या है कि जो डिवोटीज अपने सोशल लाइफ में इंटरेक्शंस करने वाले हैं उसके लिए क्या हम कुछ इक्विप कर सकते हैं उनको। तो जो हमारा यूथ है तो वो भक्त है, पर उनके भी कुछ सोशल सर्कल है, उनका फ्रेंड्स होने वाला है, वो कॉलेज में जाके यही बातें होती हैं, तो वो बातें होती है, तो क्या उसमें वो कुछ भगवद्गीता पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं क्या, नॉट इन द प्रीची सेंस, बट जस्ट एक नया पहलू देखने का। बट एटलीस्ट भाई उसका फेथ भी बचा रहेगा, बिकॉज़ ही नोज द काउंटर थिंग, एग्जैक्टली, अदरवाइज ही विल गेट ड्रिवन अवे बाय दिस फिलॉसफी ऑफ मूवी। और चौथा है कि जिन्होंने जो हमसे संबंध बिल्कुल ही नहीं है, जिन्होंने मूवी पढ़ा है पर वो अच्छा इसका भगवद्गीता से संबंध देख के वो आगे आते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट लेवल के लिए दोज हु आर सेटिस्फाइड इन शास्त्रा एंड हु डोंट फील द नीड फॉर कंटेम्प्रेरी आउटरीच, तो फिर देयर इज नो नीड फॉर देम। करेक्ट करेक्ट। बट जो बाकी के लोगों के लिए आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल। आइडियली व्हाट आई फील इज, जो मैंने किया है, इफ सम गृहस्थ डिवोटीज कैन टेक इट अप इन फ्यूचर, दैट विल बी बेटर। तो रादर देन ब्रह्मचारी डूइंग दिस, इट हैज़ टू बी डन, पर अगर ब्रह्मचारी गृहस्थ कर पाएंगे तो बेहतर होगा एक तरह से। आपने मुझे एक बार बताया था प्योर फ्लिक्स है इन वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि वो जैसे नेटफ्लिक्स है तो वो प्योर फ्लिक्स है, दैट इज टोटली मूवीज बेस्ड ऑन बाइबल एंड फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। यस, बिकॉज आपने पॉपुलर कल्चर का नाम लिया, तो क्रिश्चियंस हैव ब्रेक दिस एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू ब्रिंग सो मच इन्फ्लुएंस एंड एग्जैक्टली। उसमें भी कैसे कि सब बहुत रिलीजियस मूवीज नहीं होते, पर उसमें क्रिश्चियंस के लाइफ पे भी मूवीज होते हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि आगे टॉप डायरेक्टर्स हॉलीवुड बॉलीवुड में कर जाते हैं, बट आई थिंक थिंग्स आर इंडिया में भी होने वाला है वैसे धीरे धीरे जी, समय लगेगा जी, बट इट शुड हैपन जी। तो ये क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चन था कि जब मैंने आपका शेड्यूल देखा भाई, बिकॉज आपसे बात करने के लिए, तो आप इस वेरी ऑक्यूपाइड शेड्यूल। नॉर्मली जब आप फ्री रहते हैं भाई, कोई वैसा ट्रैवलिंग नहीं है, वैसे बहुत कम होता होगा जब आप फ्री रहते हो, तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट यू डू इन फ्री टाइम? नॉर्मली यू डू रीडिंग और
prepare some PPTs or some courses? What do you do, Prabhu ji, in free time? Free time, I play with words. So words are like my favorite sense objects. तो शब्दों के साथ खेलो, ये वर्ड इसके साथ बनाओ किसे. आई लाइक टू, जो वर्ड्स का राइम होता है, बचपन से मेरा एक हॉबी था कि डिक्शनरी उठाओ और वर्ड्स का मीनिंग याद करो. कोई एग्जाम हो कुछ नहीं, उसको आई जस्ट लाइक दैट. तो अभी आई ट्राई टू डू दैट. तो आई फाइंड दैट वेरी रिलैक्सिंग. तो भाई आपके सारे लेक्चर्स में एक आप वो देते हैं कि दिस इज द एक्रोनियम ACT एंड SMART. तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू को एक एक्रोनियम में डिवाइड कर देते हैं. मुझे लग रहा है ये वर्ड प्लेइंग विद द वर्ड्स का ही कमाल है भाई. या एक तो सही है. तो क्या है कि भगवद गीता में बताएं युक्त आहार विहारस्य. जी जी. तो विहार उसका मतलब क्या है एक तरह से कि माय अंडरस्टैंडिंग है यह है कि हमें कुछ ऐसा फेस चाहिए जब हमारे माइंड को भी रिलैक्स हो सके. नॉर्मली हम माइंड कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल करो आप माइंड को. बाय द वे ये एक फ़र्क है अमेरिका और इंडिया में. अमेरिका में माइंड कंट्रोल शब्द कभी इस्तेमाल मत करो आप. क्योंकि अमेरिका में क्या बोलते हैं, लोग सोचते हैं माइंड कंट्रोल मतलब कोई और आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप खुद आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं. तो माइंड कंट्रोल कल्स होते हैं, माइंड कंट्रोल प्रोग्रामिंग होता है. तो इसीलिए माइंड मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं. आजकल माइंड कंट्रोल यूज़ नहीं करते. पर क्या है कि उसके बावजूद क्या है कि हम माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है. पर कब तक कंट्रोल लगेगा, उसको भी रिलैक्स करना है ना, रिलैक्स होना है. तो हम सबको फाइंड करना है कि कौन सी जगह है जहाँ पे आवर माइंड कैन रिलैक्स एंड वी कैन बी सेफ. क्योंकि क्या होता है, माइंड को रिलैक्स हो जाते हैं पर माइंड ऐसी जगह पे चला जाता है कि हम अनसेफ हो जाते हैं. पर कभी कभी हम सेफ है पर वो माइंड को पकड़ के रखना पड़ता है. तो अगर 4 क्वाड्रेंट देखेंगे कि आई एम सेफ एंड द माइंड इज ऑन अ लीश, सो दबा के रखा हुआ है. और माइंड फ्री है और माइंड रिलैक्स है और हम सेफ है. तो क्या है कि हम क्या ऐसे क्वाड्रेंट हो सकता है जहाँ पे माइंड रिलैक्स्ड है और हम भी सेफ है. तो अधिकांश लोगों के लिए कीर्तन सुनने में हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए क्या है भगवान का दर्शन करने में जाके जी उनके सामने. तो मेरे लिए वो वर्ड्स प्ले में हैं. तो इस माइंड की भी रिलैक्स्ड एंड आई कैन बी सेफ. तो जैसे कोई पुजारी होता है वो भगवान के लिए माला बना रहा है, तो हमेशा कौन से आकर्षक फूल है वो देखना चाहता है और कौन से आकर्षक फूल कैसे हम मिक्स करके एक आकर्षक माला बना सकते हैं. जी 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 जी. तो मेरे लिए वर्ड्स आर लाइक फ्लावर्स. तो आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट फ्लावर्स टू ऑफर टू कृष्णा इन द मैसेज. दैट्स अमेजिंग प्रभु जी. जैसे प्रभु जी अभी रिसेंट बांग्लादेश का इशू बड़ा, ये उससे पहले मैं आना चाहूँगा प्रभु जी, बिकॉज वी आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ISKCON इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, डे बाय डे इट्स ग्रोइंग. So कहीं ना कहीं प्रभु जी देयर इज इंटरनल मैनेजमेंट इशू, सम लिटिल बिट बिग और स्मॉल कंट्रोवर्सीज हैपनिंग. तो प्रभु जी जब आप कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी सुनते हैं कहीं पे कि कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ वैसा हो गया, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैनेजमेंट इशू, बट आई वांट टू नो कि जैसे आपने कुछ सुना कि इस जगह पे कुछ वैसा कुछ हुआ एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन द न्यूज़ एंड सो मेनी न्यूज़ आर कमिंग, ISKCON में ऐसा हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ. सो उस परिस्थिति में प्रभु जी आप क्या सोचते हैं और आप अपने फेथ को कैसे प्रिजर्व करते हैं? Because normally what happened in past few months, there is some news happening in different parts. तो उसको देखकर मैंने देखा कि कई सारे जो नए डिवोटीज थे, they become very agitated. They start commenting on. मेरे पास भी बहुत मैसेज आते थे कि आप भी बोलिए इसके ऊपर, you speak. Personally I try to one to one मैंने बात करके मैंने कई लोगों को समझाने का प्रयास किया, बट कई सारे भक्तों ने एजिटेशन के कारण भक्ति छोड़ दिया या माला छोड़ दिया या ISKCON भगवद गीता का साथ छोड़ दिया उन्होंने. उनको लगा कि ये कंट्रोवर्सी हुआ, ISKCON में ये हुआ. तो उस परिस्थिति में प्रभु जी आप क्या करते हैं? मेरा पर्पज़ ये है ताकि आपके एक्सपीरियंस से भक्त सीख सके कि अगर कुछ कंट्रोवर्सी या इनर कुछ मैनेजरियल कुछ प्रॉब्लम है तो उस परिस्थिति में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू रख सकें. थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था मुझे, अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. जी. कैसे है कि जब मैं अमेरिका में जाने लग गया तो आई मेट अ लॉट ऑफ डिवोटीज हु वेर बर्न्ड बाय ISKCON. और वो ISKCON का हिस्ट्री हम देख सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत कुछ हुआ है. बट देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डीपली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन. कि पर्सनली क्या, आई एम मोर इंटेलेक्चुअल. तो लोग पूछते हैं आप ISKCON कैसे ज्वाइन किया? तो मैंने ISKCON ज्वाइन ही नहीं किया है. आई नेवर थॉट दैट आई एम ज्वाइनिंग ISKCON. मैंने ऐसा सोचा कि आई एम स्टडिंग द भगवद गीता एंड आई एम गोइंग टू शेयर द भगवद गीता. तो ऐसे नहीं कि मैं आई एम अनफेथफुल टू ISKCON, बट दैट आई एम अ ISKCON प्रीचर, ये मेरे खुद के आइडेंटिटी में बहुत छोटा है.
मेरे लिए आई एम अ भगवद गीता टीचर. So, and ISKCON taught me the Bhagavad Gita, and through ISKCON I am teaching the Bhagavad Gita. मतलब basically which ISKCON is an organization which is supporting you to present Bhagavad Gita. Not only supporting me, it has also taught me the Bhagavad Taught Gita. me the Bhagavad Gita. ऐसे नहीं कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ. Actually, it is engaging me. But my point is जी. कि मेरे ऐसे हम सबका पहचान होता है. जी. अभी अगर you can say that you are a young man, or you are an engineer, or you are a spiritual podcaster. हम सबकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है. True. पर कुछ आइडेंटिटी हमारे मन में प्रोमिनेंट होती है. कुछ आइडेंटिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है. जी. तो मेरे मन में आई एम अ भगवद गीता स्टूडेंट एंड अ भगवद गीता टीचर. ये प्रोमिनेंट है. ISKCON प्रीचर ये प्रोमिनेंट नहीं है मेरे में. सही बात है. तो आइडेंटिफिकेशन ISKCON ऑल्सो इतना प्रोमिनेंट नहीं है. प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ISKCON इज माई बॉडी. प्रभुपाद जी ये बोलते कि वी आर नॉट आवर बॉडी. सो आई थिंक तो जब मैंने ISKCON के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा और भक्तों से भी सुना तो इवन लॉट ऑफ पेनफुल चैप्टर्स हैव बीन देयर. जी. और कोई बिटर हो गया है तो आई रिस्पेक्ट दैट कि आपका अनुभव है एंड यू हैव रीजन टू बी बिटर. जी. आई डोंट डिनाई दैट. तो कैसा है कि आई थिंक ऑफ थ्री थिंग्स इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड प्रोमिनेंस. मतलब क्या है? इंटेलिजेंस से मैं भक्ति में क्यों आया हूँ. तो डिड आई कम बिकॉज ISKCON वॉज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और डिड आई कम बिकॉज से भगवद गीता से मुझे कुछ ज्ञान मिला और मुझे अच्छा लगा, मुझे जिम्मे डायरेक्शन मिला, कीर्तन से मुझे आनंद मिल रहा था और मुझे भगवान के करीब जाने का मौका मिला मुझे. जी. जी. क्या मैं कुछ सेवा करके मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो रहा है, या मुझे कुछ व्यसन थे और जब करके व्यसनों से चला गया मैं. जी. तो अगर हम इंटेलिजेंस देखते हैं तो जो फिलॉसफी जो ट्रू थी वो अभी भी ट्रू है. सही बात है. ऐसे कोई भी कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी क्यों ना हो जाए, वो फिलॉसफी तो ट्रू ही है. ट्रू है. तो भगवान कृष्ण तो अभी भी भगवान ही है, हम तो आत्मा ही है. तो ये इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों आया हूँ ये समझे. और फिर हाँ, हमारा जो एक्सपीरियंस है पहले इंटेलिजेंस है. तो इसलिए फिलॉसफी सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, यह है कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस. चैतन्य चरित में बताया गया सिद्धांत के बारे में आलसी मत बनो आप. जी. समझो सिद्धांत, क्योंकि उससे आपका मन सुदृढ़ होगा भगवान की भक्ति में. जी. तो इंटेलिजेंस पहले, फिर खुद का अनुभव देखो, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है. मेरा इंस्टीट्यूशन का अनुभव शायद बुरा हो सकता है, पर क्या जो इंस्टीट्यूशन जो प्रक्रिया मुझे सिखाई है, क्या उससे मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है. तो मैं कह सकता हूँ कि जितना परिवर्तन का मैं अपेक्षा कर रहा था उतना शायद नहीं हुआ है, पर परिवर्तन तो हुआ है. सो इफ पीपल आस्क मी आर यू हैप्पी, सो आई से दैट आई एम डेफिनेटली हैप्पियर देन व्हाट आई वाज 20 years ago. तो 30 years ago डेफिनेटली. बट हैप्पीनेस इज अ जर्नी. तो खुद का एक्सपीरियंस देखो. तो कहीं कहाँ कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है, तो उसके कारण व्हाई शुड आई गिव अप माई एक्सपीरियंस. अगर कोई कहता है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, तो फिर देन यू हैव अ राइट टू लीव. बट किसी और के साथ कुछ हुआ कहीं पे, उसके कारण व्हाई शुड यू रिजेक्ट योर ओन एक्सपीरियंस. तो और फिर तीसरा है तो कि प्रोमिनेंस. वो जो समस्या कहीं हुई है कंट्रोवर्सी, तो वो हमारे लिए कितना प्रोमिनेंट है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो रेज अ वॉइस, स्पीक टू द अथॉरिटीज, टॉक विद देम, ट्राई टू पुट सम प्रेशर. इंटरनल चेंज भी होता है इंस्टीट्यूशन में, समय लग सकता है पर होता है. पर अगर वो नहीं हो रहा है, तो अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर यू वर्क टू क्रिएट अ बेटर कल्चर इन द सर्कल यू आर इन. एंड चेंज वैसे कैसे होने वाला है. जी. जी. वाई टू लीव कैसे कि इफ वी सी द इंस्टीट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज अ रिसोर्स फॉर आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस. कि संस्था से कृष्ण भावना नहीं आती, इट इज द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. मतलब क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बिगर देन द सोसाइटी. द सोसाइटी इज डेडिकेटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस. यस. ये बड़ा यूनिक है, दैट्स वेरी डिफरेंट. हाँ. तो इसका डिवैल्यू नहीं कर रहे हैं हम, पर अगर कृष्ण कॉन्शियस मेरा उद्देश्य है, तो और ये जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, प्रेम करना है उनसे, ये मेरा उद्देश्य है, तो क्या ये संस्था अभी तक मेरे लिए रिसोर्स है या नहीं है. तो या इसमें समस्याएं है, बट स्टिल इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स. मंदिर में दिव्य वातावरण होता है. सब भक्तों का संग शायद मुझे रुचि नहीं होगा मेरे लिए, पर कुछ भक्तों का संग तो रुचि है. बिल्कुल. तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें हमारा जहाज उड़ाना है. वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन.
तो मतलब क्या है कि अभी मुझे अगर कृष्ण भावना भावित होना है तो फिर क्या ये संस्था से मुझे कुछ सुविधा मिल रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो स्वीकार करो। यदि कोई समस्या है तो वी कैन ऑलवेज ट्राई टू रिफॉर्म। जी जी जी। एंड यस, कभी कभी ऐसे होता है कि उससे कुछ ऐसी चीज़ें होती है इससे हमें हमारा फेथ शेक हो सकता है। बट आई वुड से फेथ ये बहुत बड़ा शब्द है। क्या है कि देयर इज फेथ इन कृष्णा, देन देयर इज फेथ इन डिवोटीज एंड देन फेथ इन इंस्टीट्यूशन। ये अलग चीज़ें हैं। जी जी। शायद भक्तों में हमारा फेथ होगा पर इंस्टीट्यूशन में कि एक ब्रांच में या एक एक्टिविटी में फेथ कम हो जाएगा। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए तो वर्क टू चेंज इट। ट्रू। और चेंज होता है, नहीं होता है तो फिर क्या है कि ठीक है उसको दूर रखो और अपनी भक्ति करते रहो। वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम जी। पर ऐसे क्या है कि दुनिया में भी कितनी सारी गलतियाँ हो रही है। अब मान लिया अभी कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर कोई कहा बीजेपी में यहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है। सही है, हो सकता है, हो सकता है। तो पर क्या है कि ओवरऑल जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं वो इट्स लॉडेबल। जी जी। तो फिर क्या है कि ओवरऑल आई एम नॉट कंपेयरिंग बीजेपी विद इस्कॉन, आई एम जस्ट सेइंग द पॉइंट कि भगवद्गीता में ही भगवान बताते हैं कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। हर जो एंडेवर होता है, हर जो प्रयास होता है वो इस जगत में दोष न केवल दोष होता है, भगवान बोलते हैं दोषों से आवृत है वो। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर इवावृता। मतलब क्या है, अगर आपको सब्सटेंस देखना है तो दोष के आवरण के परे जाना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन में आप आएंगे, थोड़ा भी बुद्धि होगा तो दोष दिखेगा आपको। जी 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 जी। तो पर दोष के परे कोई सब्सटेंस है क्या, वो देखने के लिए हमको और बुद्धि लगेगा। जी। तो आई थिंक वो अगर थोड़ा उसको हम खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, खुद के एक्सपीरियंस पे रिलाई करेंगे तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू। जी जी। तो शायद जो पहले हमारा थोड़ा एक नाइव फेथ था हाँ कि अरे इस्कॉन इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये कुंठ है, तो वो शायद नहीं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बैड थिंग। जी। ये मतलब अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी उसमें कई लोगों ने बहुत कुछ बोला जी, बट मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने इस एंगल से प्रेजेंट किया है। एंड आई होप कि जितने लोग अभी देख रहे होंगे, डिवोटीज देख रहे होंगे जिनको बड़ा अभी रिसेंट जो पटना और इन सब चीज़ों में लोग काफ़ी परेशान थे, तो उनको एक प्रोजी ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया और उससे हमें हेल्प मिला होगा कि कैसे हमें अपनी भक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ एनी चैलेंजेस और एनी मैनेजरियल इश्यूज। आई लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट विद दिस। जी, क्या है कि जो इस्कॉन में भी ये एक आध्यात्मिक संस्था है पर इसमें भी आध्यात्मिक स्तर पे सारी कृष्ण की लीला है। सत्वगुण पे दिस इज अ प्लेस फॉर प्यूरिफिकेशन, रजोगुण पे ये जो है ना इट्स अ पावर फॉर प्लेस फॉर अचीवमेंट। आई वांट टू बिकम नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, आई वांट टू बिल्ड द बिगेस्ट टेंपल, यू नो। और तमोगुण पे दिस इज अ प्लेस फॉर डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। तो क्या है कि हर गुणों के लोग यहाँ पे है। और मैं कैसे थे सब भक्त तो सात्विक होने चाहिए, तो सात्विक होने चाहिए, पर उन बाकी गुणों का भी प्रभाव है। तो कभी कभी वैसे लोग थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे कुछ समय के लिए कहीं पे, तो फिर वो हो सकता है। पर यद्यपि कहीं कुछ जगह पे इस्कॉन में बी अ प्लेस फॉर अचीवमेंट और डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, बट स्टिल कि सारे गुण जो होते हैं प्रकृति में एक साथ होते हैं, एक जगह पे नहीं होंगे पर होते हैं सब जी। तो इस्कॉन कई जगह पे कंपटीशन हो, डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होगा, पर कई जगह पे अभी भी प्यूरिफिकेशन की सुविधा हमें है। जी। तो ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। हम जैसे हम भगवान को अप्रोच करते हैं वैसे भगवान में रिवील करते हैं। जी। तो अगर हम कंट्रोवर्सी पे फोकस करेंगे तो सारे कंट्रोवर्सी दिखते रहेंगे। हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो गए, हम कंट्रोवर्सी कॉन्शियस हो जाएंगे। पर अगर हम प्यूरिफिकेशन चाहते हैं तो अभी बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए। एंड एक और पॉइंट में लिटिल मोर टेक अ फ्यू मोर मिनट्स। क्या है कि जब भक्ति में आते हैं तो हम अपनी कुछ अपेक्षा होती है कि हम ये मंदिर में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, संस्था में आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि कभी बहुत सिंसियर भक्त होते हैं बट उनका जो एक्सपेक्टेशन का मिसमैच हो जाता है। सो दिस इज माय रियलाइजेशन, कह सकते हैं। आई यूज एक्रोनिम HOST, होस्ट। तो क्या है कि सम पीपल सी द इंस्टीट्यूशन एज अ होम, सम पीपल सी इट एज अ ऑफिस। ये दोनों ही बहुत अलग है एक्चुअली। आई कम बैक टू दैट। सम पीपल सी इट एज अ स्कूल, सम पीपल सी इट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। मतलब ये होम अगर है तो क्या है, होम में भी बहुत सारा काम होता है जी, पर जो संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
काम नहीं हुआ तो भी संबंध को तोड़ना नहीं है हमको। जी जी और अगर ऑफिस होगा तो क्या है हाँ संबंध अच्छे महत्वपूर्ण है पर काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम नहीं कर रहे हो तो तुम फायर कर देते हो, किसी और को लेके आएंगे। जी। तो क्या होता है कि अभी कुछ भक्त होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनका भाव होता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ होम ओवर हियर। कुछ भक्त यहाँ पे आते हैं, दे वांट ऑफिस। ऑफिस मतलब क्या है कि यहाँ पे भगवान की बड़ी सेवा करनी है, हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं। और वही बहुत प्रामाणिक है जी, उनका भी बहुत भगवान की सेवा का समर्पण है जी। पर क्या होता है जो होम और ऑफिस का जो परसेप्शन है ये बड़ा मिसमैच है। तो जो भक्त आता है कि यहाँ पे संबंधों को जोर देना चाहिए और वो अगर उसके वहाँ पे ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो ऑफिस वाले होते हैं तो फिर वो कहते हैं नोबडी केयर्स फॉर मी ओवर हियर। पर ऐसे नहीं कि वो केयर नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण की ही केयर कर रहे हैं। बड़ा मंदिर बना रहे हैं तो उससे लोग और भी आएंगे मंदिर में जी। पर क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती है। तो ये स्कूल है, उनको अभी होम जो है ना मंदिर में आए तो भक्त मुझसे अच्छे से बात करे, हम एक दूसरे की एक हाल खुशहाली पूछे, प्रसाद पाएं, घूमें बिंदास जाएं। तो पर स्कूल है तो हाँ वो सब ठीक है, सोशलाइजेशन ओके, पर क्लास अच्छा होना चाहिए। क्लास अच्छा होना चाहिए। हाँ, कुछ तत्व ज्ञान सीखना है मुझे, कुछ वैल्यूज सीखना है मुझे, आई वांट टू लर्न समथिंग ऑफ वैल्यू। तो कुछ लोगों का स्कूल का कंसेप्शन होता है और स्कूल और ऑफिस भी अलग है बहुत। ऑफिस में काम करना है, स्कूल में सीखना है जी। और स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड में फ़र्क क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है कि इट्स मोर लाइक अ स्पेसिफिक स्किल। अगर कुछ बोलते हैं कि डीटी वर्शिप ऐसे ही करना है तो ट्रेनिंग ग्राउंड में रीति रिवाजों पे बहुत जोर दिया जाता है जी। कि अगर कोई भगवान के लिए माला बना रहा है तो उसको पहले ऐसे ही माला बनानी चाहिए, उसको पहले स्नान करके आना चाहिए, उसको पहले 16 माला जप करने वाला होना चाहिए। कोई बड़ी ब्राह्मण के सेवा भाव से आता है पर शायद वो मांस खा रहा है, तुम भगवान के फूलों को टच भी मत करो। तो अभी उनका वो भी सेवा भाव है पर क्या है वो उस व्यक्ति को बड़ा क्रूर लग सकता है। जब ट्रेनिंग ग्राउंड होता है तो उसको प्यूरिटी जो होता है, रिचुअल प्यूरिटी, जी जी जी, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। तो कोई इंद्रजल एकादशी उपवास करता है और कोई उपवास नहीं कर रहा होता है, क्या है ये अब भक्त बोलते हैं, अगर दो ग्रुप होते हैं, निर्जल और निर्लज। ये यूनिक कर रहे जी। तो ये जो है ना कि कभी कभी जब हमें लगता है कि हमें इंस्टीट्यूशन से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन के लीडर्स सिंसियर नहीं है, देयर कंसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन में भी डिफरेंट जी। तो जी वो घूम के सोल्यूशन वही आएगा जो आपने दिया था, सजातीय एग्जैक्टली घूम के वही बात है, वही बात है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो मिल जाएगा तो हमारे डाउट्स को एक्नॉलेज होगा, हमारे पेन्स को भी एक्नॉलेज होगा, पर फिर भी हमारा फेथ रहेगा, हमारा फेथ प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये भाई बहुत बड़ा लर्निंग है। वो पिछले क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था और अभी भी सजाती है वैष्णवों का संघ, और उस फोरम में अपने कंसर्न को डिस्कस करना जहाँ हमें हमारे लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं। भाई जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत टू द पॉइंट में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। पर जी जैसे अभी रिसेंट बांग्लादेश में जी काफ़ी इस्कॉन को लेकर न्यूज़ रहा, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी कुछ रहा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा भाई, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इन जो बांग्लादेश में हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ भाई, ये अगर हम हिस्ट्री देखें तो रिपीटेटिव, इस बार थोड़ा मास लेवल पे मीडिया कवरेज हुआ और बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे हुआ। इसका परमानेंट सोल्यूशन भाई आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ जो डिवोटीज़ हैं बांग्लादेश में या जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर उनके सेफ गार्ड के लिए अगर हम सोचें तो क्या भगवदगीता कुछ इनके बारे में कुछ ऐसा कुछ है जिससे हमें पता चले कि इनका इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, या अभी ऐसा ही हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी वहाँ ऐसा ही रहेगा, हमें लेट्स बी प्रिपेयर, लेट्स एक्सेप्ट कि यही है। ऑल्दो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, उसको तुरंत डिस्कस करना इट्स नॉट ईजी। आई थिंक टू थिंग्स मैं बोलूँगा कि क्या है, इस जगत में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है कभी, बट दैट डज नॉट मीन दैट देयर कैन नॉट बी अ मीनिंगफुल सोल्यूशन। जी, तो अभी ये सोल्यूशन बोलेगा हमेशा तो चलेगा पता नहीं, बट क्या है कि प्रभुपाद जी ने एक तरह से बोला कि हमको ब्राह्मण बनाने हैं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जाति नहीं पर ब्राह्मण वृत्ति जो, बट साइमल्टेनियसली प्रभुपाद जी वर्णाश्रम भी बोल रहे थे हमें एस्टैब्लिश करना है। तो क्या है कि इस्कॉन ने जो क्षत्रिय इन्फ्लुएंस है जी, उस पर, क्षत्रिय मतलब सिर्फ युद्ध करना नहीं है, क्षत्रिय का मतलब एडवोकेसी भी है। एडवोकेसी मतलब हमारा पॉलिटिकल स्तर पे, सोशल स्तर पे, कल्चरल स्तर पे जो है
जो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारे कंसर्न्स है, जी उसको कम्युनिकेट करना और जो ओपिनियन लीडर्स है उनको इन्फ्लुएंस करना। जी जो एडवोकेसी है जी वो इस्कॉन ने ज़्यादा किया नहीं है, और इन जनरल हिंदुइज्म में भी ये कमी है जी कि हिंदूज़ ने पॉलिटिकल एडवोकेसी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। तो आई थिंक दिस वाज अ वेकअप कॉल। कुछ हद तक अभी जो राम मंदिर बना वो एक पॉलिटिकल एडवोकेसी था, जी कुछ वायलेंस हुआ नहीं ज़्यादा, जी वायलेंस के बिना लीगल प्रोसेस से पॉलिटिकल। तो आई थिंक वी शुड नॉट लूज होप, बट जो पॉलिटिकल एडवोकेसी है वो मुश्किल, वो करना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे करेंगे, कौन करेगा, जो करेंगे उनका इंस्टीट्यूशन से कितना संबंध रहेगा, विल दे बी द कोर लीडर्स, विल दे बी द फ्रिंज लीडर्स, विल दे बी आउटसाइडर्स हु आर सपोर्टिव, यस यस वो सब हमें फैसला करना पड़ेगा। का मुद्दा है जी, इसके वो ऊपर क्या है कि अभी ये जो माई अंडरस्टैंडिंग गोइंग बैक टू होम एंड ऑफिस ना, तो मेरा जो हमने इस्कॉन ने किया वहाँ पे, अगर हम बोलेंगे ये होम है, ये हमारा, तो ये हमारे ही भक्त है, कुछ भी करो, ज़मीन आसमान हिला, उनको प्रोटेक्ट करना है उनको। यू वुड हैव हैड दैट एटीट्यूड। बट जो ऑफिस का एटीट्यूड है, इज नॉट अ रॉन्ग एटीट्यूड। क्या है कि वी हैव अ लार्ज कम्युनिटी। यस वो बांग्लादेश में भी एक जगह पे नहीं है, अनेक जगह पे है, जी और फिर अलग अलग देशों में है। और फिर जो है कि हम अभी इनको बचा लेंगे पर उससे बहुत बड़ा बाद में कॉस्ट हो जाएगा। तो फिर उससे क्या था कि एक कंसर्न था कि जो बांग्लादेश में जो भक्त थे, वो उनको ऐसे कास्ट कर रहा था, वो वहाँ के जो गवर्नमेंट वगैरह वहाँ पे जो, कि दे आर मोर फेथफुल टू इंडिया देन दे आर फेथफुल टू बांग्लादेश, क्योंकि वो उनका धर्म ऐसा है। तो वो तो उसके कारण क्या है कि जब इंडिया बहुत सपोर्ट करेगा, इस्कॉन को सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा कि आर यू मोर लॉयल टू बांग्लादेश और आर यू मोर लॉयल टू इस्कॉन इन इंडिया। तो वो भी सवाल था, बहुत कैलकुलेशन थे। बट माई पॉइंट इज कि ऑफिस मतलब क्या है कि ठीक है, यू लूज दिस बैटल, वी विल फाइट एंड विन द फ्यूचर बैटल। सारा सब कुछ इस एक युद्ध को जीतने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। यस 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 पर कैसे कि तो हमारे लिए भी एक तरह से ये अनचार्टेड टेरिटरी है। अभी तक हमने इसके बारे में इस हाँ, ऐसा इस प्रकार की समस्या हमारे लिए आई नहीं है इसके पहले कभी। जी 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 सो आई थिंक वी आर ऑल लर्निंग, बट ये पॉलिटिकल एडवोकेसी जो है ये बहुत ज़रूरी है। एंड जो मैं शुरुआत में बोला ना कि चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ, जो कॉम्प्लीमेंटेशन है, जी इम्प्रूवमेंट है, जो डिवोटीज को ये वृत्ति है उनको कभी ये नहीं बताना चाहिए कि तो ये सब बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत भौतिक है, छोड़ दो इसको। तो जिनको आई डिफ्रेंशिएट ना, कैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं उनके लिए जो अपना करियर होता है इट्स जस्ट अ जॉब। कुछ लोगों के लिए करियर होता है, उनका एक पैशन होता है। ट्रू। तो जो अभी इंजीनियरिंग में जाता है, जिसको बहुत रिसर्च करने की इच्छा है, दैट पर्सन लूज फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स फिजिक्स, उसको बोलो सब छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाओ, या उसको छोड़ो बोल के थोड़ा सा कुछ जॉब कर लो, अब उसके प्रचार करो। तो क्या है, वो संतुष्ट नहीं होगा उसमें, और वो जो उसका जो इंटरेस्ट है, टैलेंट है, उस जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो भी नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो अभी क्या है कि जो ऐसे भक्त है, जिनको जो इंटरेस्ट है, पैशन है, एबिलिटी है, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। ट्रू। और ये टाइम के साथ मुझे ये ज़रूरत है और इसके ऊपर ज़रूर कार्य आगे होगा। आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वो जी। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर कि पहला क्या है कि जो आउटसाइडर लोग है जो दे बिकम मोर सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव ऑफ इस्कॉन। दूसरे है जो अपकमिंग डिवोटीज जिनमें इंक्लिनेशन है उनको इंकरेजमेंट मिलता है और वो ये करते हैं आगे जाके। तीसरा है सम डिवोटीज डिसाइड टू देमसेल्व्स गेट इन्वॉल्वड इन दिस थिंग्स। तो अभी कौन सा होगा पता नहीं है, पर वील हैव टू सी व्हाट वर्क्स आउट। धीरे धीरे हो जाएगा वो कि आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि क्या है कि जैसे इस्कॉन का जो ब्रांड वैल्यू अगर लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। जी। तो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जी। बट एट दिस स्टेज a lot more work needs to be done. ओके प्रजी, फाइन। प्रजी, एक अभी रिसेंट केस हुआ था अतुल सुभाष, जो किस तरीके से ही वो गेट उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया, एक वीडियो बना के। आपने इसके बारे वीडियो भी बनाया था प्रजी। तो आज की डेट पे जो फेमिनिज्म है प्रजी, जो थर्ड जनरेशन फेमिनिज्म है, करंट जनरेशन की फेमिनिज्म है, और वोकिज्म भी इंडिया में जैसे धीरे धीरे आ रहा है। तो आप यूएस जाते होंगे तो वहाँ वोकिज्म काफ़ी यूरोप में काफ़ी फैलता जा रहा है, इंडिया में भी वो धीरे धीरे आ रहा है। तो फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मुझे किस तरीके से वल्गैरिटी और जो न्यूडिटी और ये सब चीज़ें फैलती जा रही हैं,
तो इसके ऊपर प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया, बिकॉज समहाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री देखें तो महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण हुआ है प्रति, तो उनको एम्पावर करना बहुत आवश्यक भी था, बट वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक तरीके से अब जो है कहीं ना कहीं पुरुष ही उससे शोषण हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो वल्गैरिटी और वो एक गलत कॉन्सेप्ट एक होता जा रहा है प्रति, तो ये इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है और इसको कैसे ठीक किया, इसको व्हाट इज अ राइट पर्सपेक्टिव टू सी इट एंड करेक्ट इट? यस, ये अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है बट हम शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ये बताए थे कि फेमिनिज्म इफ इट मीन्स दैट वुमेन शुड हैव द राइट टू सेफ्टी, जी, right to earn a living if that's what they want to do, जी. right to education, right to employment, वो जो बेसिक है वो ज़रूर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है और उसके बावजूद उनको कुछ ऑप्शंस ही नहीं है। अभी हम या जो केस बेंगलोर में हुआ ट्रैजिक है, पर अभी फ्रांस में भी एक केस हुआ था कि एक पुरुष था, वो अपने पत्नी को ड्रग्स देता था और ऑनलाइन अपने दोस्तों से ऑनलाइन लोगों को बुलाता कि तुम उसको आके उसको रेप कर दो। तो अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस अभी होता है, द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर वुमेन इज फ्रॉम इनसाइड देयर होम्स ओनली, यस यस यस, नॉट ग्रेटेस्ट बट सिग्निफिकेंटली ग्रेट डेंजर। ट्रू। तो इसीलिए क्या है कि वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। तो टर्न द क्लॉक बैक मतलब क्या है कि सारे वुमेन को कहे तुम ट्रेडिशनल रोल्स में चले जाओ और ट्रेडिशनल और वही यू बी होम मेकर्स एंड दैट्स द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या है कि वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। Some people may want to voluntarily do that, yes, but socially, culturally, globally, we cannot do that. True. तो प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि इन द सोल्यूशन एक पेंडुलम होता है, कभी एक जाता है, तो जब सोल्यूशन के तरफ उसे बिल्कुल दूसरी तरफ जा जाता है। We are going into the extreme. एक्सट्रीम, यस। तो जो वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए अभी ऐसे लॉज बनाए गए हैं इससे कि जो मेन आर गिल्टी अनलेस दे आर प्रूवन टू बी इनोसेंट। जो ऐसे होता है ना, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए लॉ में, पर वो लगभग कुछ हद तक नहीं रह रहा है इसमें। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? आई थिंक जो है कि मैन और वुमेन जो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न जो भी सोसाइटी बोलना है, समहाउ दे आर नॉट एंटेगोनिस्ट्स। वो विरुद्ध नहीं है। वो कुछ पुरुष है जो स्त्री का शोषण करते हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो पुरुषों का इस्तेमाल करते हैं जी। पर जो पुरुष और स्त्री है ये भगवान ने इस तरह से बनाया है कि दे मेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। जी। तो जो थोड़ा एक बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ आता है, बिगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, जब वो आता है तो फिर मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी कैसे हो रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पे कभी कभी वुमेन आर एक्चुअली लूजिंग ऑल देयर फेमिनिटी इटसेल्फ। जो पहली एसर्टिव एग्रेसिव वुमेन होते हैं तो उनमें वो एक्चुअली दे बिकम मैस्कुलाइन। ट्रू। तो अभी वुमेन को भी भगवान ने एक सुपर पावर दिया, दे अलोन कैन हैव चिल्ड्रन। और जब व्हेन वुमेन ट्राई टू बिकम मैन देन दे लूज देयर फेमिनिटी एंड दे पॉपुलेशन जो है कई देशों में अभी काफ़ी कम भी हो रहा है। सो आई वुड से द फर्स्ट सॉल्यूशन वुड बी नॉट जस्ट चैंट हरे कृष्णा, बट आई थिंक दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। व्हाट आई एम सेइंग इज अ बिगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर केवल मटीरियलिस्टिक व्यू है लाइफ का तो क्या है कि तो मेन के पास पावर है या वुमेन के पास पावर है। सही बात है। पर किसके पास पावर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो पावर का पर्पस क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो मैन एंड वुमेन बोथ आर पार्टनर्स इन द जर्नी ऑफ लाइफ। और आइडियल रिलेशनशिप क्या है? प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन का एक उद्देश्य है ब्रिंग ऑल पीपल क्लोजर टू ईच अदर एंड क्लोजर टू कृष्णा। तो माई अंडरस्टैंडिंग हेल्दी रिलेशनशिप मतलब क्या है? यू कम क्लोजर एंड बिकम बेटर। तो अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या है? कि यू गो फर्दर एंड बिकम वर्स। तो अभी तो मैन वुमेन रिलेशनशिप में वैसे हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि अभी भी प्रेडेटरी मैन नहीं है जो अब्यूज करते हैं वुमेन को, जी, पर जो वुमेन भी है जो मेन को एक्सप्लॉइट करे वैसे है जी। तो आई थिंक द बिगर विजन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं। जो अमेरिका में पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ अभी, टू सम एक्सटेंट वाज अ पुशबैक अगेंस्ट वेरी एग्रेसिव फेमिनिज्म, वोकिज्म। उसमें तो आई थिंक
कैसे है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो इंडिया में कुछ समय के बाद होता है, ये सॉरी। बट चेंजेस हो रहे हैं, बट वी कैन कंट्रीब्यूट। क्या कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं, चैंट हरे कृष्णा, वो एक वर्जन है कृष्णा, दैट इज ट्रू, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो मीन्स दैट गेट अ विजन दैट लाइफ हैज मेंट फॉर अ मच बिगर पर्पस। यस। तो वो जब समझेंगे तो फिर जो मैन और वुमेन वो ऑपोजिशन की जगह पे कोऑपरेशन आ सकता है, और जब वो आएगा तो आई थिंक दोनों अपना अपना रोल नेगोशिएट कर पाएंगे। तो अभी क्या कि वुमेन को मैन के कितना सबॉर्डिनेट रहना चाहिए, कि मैन वुमेन इक्वल रहना चाहिए, ये हर मेल फीमेल रिलेशनशिप में उनको डिसाइड करना चाहिए। हाँ। पर वो डिसाइड कैसे करेंगे जब उनका एक शेयर्ड पर्पस होगा, उनको शेयर्ड हायर पर्पस होगा। नहीं तो अभी क्या होगा, ओके मैन को पहले पावर था, वुमेन को पावर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेके वुमेन को पावर देंगे, मैन को पावर लेंगे। पर क्या है कि जो एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी सब में है, और जब तक पावर ही पर्पस होगा तो ये जो कॉम्पिटिशन जो है असल चलते रहेगा। बट पावर शुड नॉट बी द पर्पस, यू शुड हैव अ पर्पस फॉर द पावर। तो वो जब आ जाएगा तो ये पावर का नेगोशिएशन जो है वो आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा नेचुरली। अमेजिंग प्रोजेक्ट कि कैसे हमें पर्पस, एक कॉमन शेयर्ड पर्पस को मेंशन करके हम ये एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी को हम कम करके एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट एक क्वेश्चन ये भी था कि एज द टाइम चेंजेस, अभी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई, मशीन लर्निंग इज कमिंग, सो एज ए डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि हाउ एज ए डिवोटी वी शुड सी दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, शुड वी लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग एंड गो इन डेप्थ, और हमें कैजुअली इसको लेना चाहिए, ठीक है हो रहा है अच्छी बात है, बिकॉज नाउ इट इज टेक्नोलॉजीज कीप चेंजिंग ऑन एवरी वीक एंड एवरी डे, सो हाउ ए डिवोटी एंड ओवर वैष्णविज्म फिलोसफी वी शुड लुक आफ्टर दिस? कैसे है कि हमारे फिलोसफी में ऐसे बताया कि टाइम इज ऑल्सो कृष्णा, कालोस्मी कृष्ण कहते हैं जी। मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि कृष्ण भक्ति यहाँ पे है और यहाँ पे जब सब कुछ हो रहा है वो सब इररिलेवेंट है। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, हिज इज गॉड स्टोरी। हिस्ट्री HISTORY इज HISTORY, हिज स्टोरी। यस। तो जब ये चेंजेस हो रहे हैं, इट्स ऑल्सो कृष्णा एक्टिंग थ्रू टाइम, जी। एंड मे बी कृष्णा इज ओपनिंग सम डोर्स फॉर अस। या तो अगर हम डोर्स को ओपन हो रहे हैं तो वी शुड वॉक थ्रू दोज डोर्स। तो अभी ब्रॉडली आई थिंक जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक तरह से एक एक्सट्रीम में बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, दिस विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, और दूसरा एकदम फियर होता है, जॉब चली जाएगी, इससे सारा विश्व का अंत हो जाएगा। होता है। तो नॉर्मली कुछ हर टेक्नोलॉजी के बाद ऐसे हुआ है, इंटरनेट के बाद वैसे हुआ है, टीवी के बाद वैसे हुआ है, ये होते रहता है। जब वो हैंडलूम्स आए थे, जब मशीन आए थे क्लॉथ बनाने के लिए, तो ऐसे वो पैनिक हुआ था। तो हर जगह होते रहता है वो। पर जनरली क्या है, AI will not take people's job away, it will take the job of those people who don't learn to work with AI. तो अभी तो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को AI सीखना ही पड़ेगा ना। भक्तों में कितना है सीखना पड़ेगा उसके लिए, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इनिशिएटिव। ऐसे नहीं कि अभी सोशल मीडिया है, क्या सब भक्तों को सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है? नहीं, जिनको उस तरह से प्रचार करना है जी, उनको होना ज़रूरी है जी। पर तो जो वांट टू गो इनटू दैट फील्ड, वी शुड नॉट स्टॉप देम कि ये माया है बोल के। हाँ, जबकि पहले मुझे याद है मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे कि ये माया है, नाउ द टाइम चेंजेस आफ्टर कोविड, या कोविड के बाद जरूर। तो ये तो जो करना चाहते हैं उनको रोकना नहीं है, पर जो नहीं करना चाहते उनको ज़बरदस्ती भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी जस्ट सी दिस एज वन मोर ओपनिंग फॉर शेयरिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। नया ओपनिंग है तो उसमें डेंजर भी है, उसमें ट्रैप भी है, पर उसमें अपॉर्चुनिटी भी है, पोटेंशियल भी है जी। तो वील हैव टू सी हाउ वी एक्सप्लोर, हाउ वी यूटिलाइज इट। ट्रू जी। लास्ट क्वेश्चन अगर हम इन शॉर्ट लें, अगर इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने से पहले, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 30 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मुझे ये अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो मोस्टली फेथफुल लोग हैं, डिवोटीज़ हैं, और जो सनातन धर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो अगर आप उनको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहें जो उनके लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अगर वो उनके लिए वैल्यूएबल होगा, उनको कुछ उनके कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करेगा, तो व्हाट विल बी दैट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आफ्टर 30 years ऑफ योर प्रैक्टिस यू वांट टू शेयर? क्यूरियोसिटी। ओके, क्यूरियोसिटी। आई विल टॉक अबाउट 3 levels। पहले क्या है कि भक्तों में भी क्या होता है कि बहुत जजमेंटलिटी आ जाती है,
तुम ये कर रहे हो, तुम डिविएशन है, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है। तो अगर क्यूरियोसिटी रहेगा कि ठीक है ये भक्त ऐसे कर रहे हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है, पर लेट मी फाइंड आउट उनकी क्या विचारधारा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है, क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट है जजमेंटैलिटी। और मैं देखता हूँ कि भक्तों के समाज में बहुत झगड़े, बहुत आरोप, बहुत हृदय का दर्द, ये सब होता है क्यों? पीपल आर नॉट क्यूरियस। अरे तुम इसने ऐसे किया, इसका ये उद्देश्य होगा, और उसके यानी ये डिविएट है, ये पावर हंगरी है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। तो पिछले 10 साल से मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ, तो भगवान की कृपा से मुझे ज़्यादा जजमेंटैलिटी है, अभी तक आपको सब में है, बट आई हैव क्यूरियोसिटी जी। तो बहुत से ऐसी चीज़ें जो मुझे पहले लगती थी ये क्यों कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, पर आई स्टार्ट रियलाइजिंग उसका भी एक रीज़न है। मैं शायद वो नहीं करूँगा, पर जो कर रहे हैं उसका निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्यूरियोसिटी कैन सेव अ लॉट ऑफ, कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हार्ट बर्न, एक है। और वही क्यूरियोसिटी जब हमारे जीवन में है, क्या है कि खुद के जीवन में जब हम सब टेम्पटेशन से स्ट्रगल करते हैं, हम सब कभी कभी वी कांट लिव अप टू आवर स्टैंडर्ड्स, लोअर नेचर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो तभी क्या होता है, तभी हम खुद की ओर भी बहुत जजमेंट ले जाते हैं, क्या कि आई एम अ टेरिबल पर्सन, आई एम वर्थलेस। तो उसकी हाँ मैं समझ, जो मैंने किया गलत किया, और वहाँ पे भी क्यूरियोसिटी रखते, ठीक है ये मैंने गलती की, तो क्यों की ये मैंने, क्या हुआ, क्या विचार कर रहा था मैं तभी, और ठीक है ये परिस्थिति ऐसी आई, उस समय मेरी मनस्थिति थी, तभी ऐसे हो गया। तो लुक एट योर सेल्फ एज इफ इट्स अ थर्ड पर्सन यू केयर अबाउट। भगवान 6.5 में बोलते हैं ना, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम असादयेत। तो खुद को ही हमें उठाना है, खुद ही। जी। तो अगर हम किसी को प्रचार कर रहे हैं और उसको उठाना है हमको, तो अगर वो गिर गया है तो हम समझने का प्रयास करेंगे क्यों गिरा, ये कैसे गिरा। तो हमें क्या है, बी क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ, कि जब हम कुछ गलती हो जाती है तो सिर्फ लेबल मत करो आई एम अ टेरिबल पर्सन, ये मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा। आई एम अ फॉलन सोल। यस, क्या है कि आई एम फॉलन सोल में वो फॉलन इतना बड़ा हो जाता है कि सोल भूल जाते हैं, तो आई एम फॉलन ही हो जाता है वो। तो क्या है ये आई एम अ फॉलन सोल, इसमें फॉलन भी ये एक टेम्पररी डेजिग्नेशन है। हमारी इटर्नल आइडेंटिटी सोल है, और हम फॉलन को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको इटर्नल आइडेंटिटी बना देते हैं। तो वो नहीं करना है हमको। तो क्यूरियोसिटी खुद की ओर रखो, दैट विल वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आई सी मेनी डिवोटीज क्रश्ड बाय ग्रीड, बाय गिल्ट, सॉरी नॉट ग्रीड, गिल्ट। और आजकल क्या है, स्मार्टफोन है, तो इतना इजीली टेम्पटेशन सब जगह अवेलेबल है ना, कि एक तरह से आई फील दैट द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम टू स्ट्रॉन्ग फॉर आवर मोरालिटी, कि ह्यूमन माइंड को इतना इजीली इतना सारा टेम्पटेशन अवेलेबल रहे, और उससे सबको बचकर रहना मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बी अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू बी क्यूरियस, डोंट बी सो जजमेंटल की खुद की ओर है। और तीसरा है कि हमारे जीवन में जब विपत्तियाँ आती है, कुछ समस्या आ जाती है, कुछ विपत्ति आ जाती है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, ये मैं इतनी भक्ति कर रहा था, भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैंने दीक्षा भी ले ली थी फिर भी। हाँ, तो क्या है कि और एक तरह से स्वाभाविक है उस प्रकार का प्रतिक्रिया जी। बट इफ वी कैन बी क्यूरियस, ठीक है अभी ये हुआ है, और ऐसे नहीं कहना कि ये बुरा नहीं है, बट शायद मे बी कृष्णा हैज़ अ प्लान ओवर हियर, कि तो जो हो रहा है शायद इससे भगवान कुछ और अच्छा निकाल सकते हैं आगे जी। तो अगर हम क्यूरियस रहते हैं तो जो कृष्ण की योजना है, जो कृष्ण करना चाहते हैं, जहाँ कृष्ण में ले जाना चाहते हैं जी, वो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं जी। अगर हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो वो मार्किनी भागवत लिखते हैं सॉन्ग जी जी, उसमें क्या बोल रहे हैं, आचे किच्चू कार्य तबे यही अनुमाने नाहे के नुआनी बेना यही उग्रस्थाने, कि मैं अनुमान कर रहा हूँ कि आपका कोई उद्देश्य जरूर होगा यहाँ पे, तभी आप मुझे यहाँ लेकर, हाँ तो आप इस उग्रस्थान में आप मुझे क्यों लेके आए। तो हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ था, प्रभुपाद जी बिना किसी पैसे के आए थे, प्रभुपाद जी को सी सिकनेस हुआ था, तो बड़ी भीषण परिस्थिति थी जी। पर प्रभुपाद जी क्या है, वो उनका कृष्ण आपकी क्या योजना है मैं समझना चाहता हूँ। तो हम क्यूरियोसिटी हाँ, तो क्या है, व्हाई डू आई यूज द वर्ड क्यूरियोसिटी, कि हमको ऐसे सर्विस एटीट्यूड रखो, फेथ रखो, तो क्या है ये थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मुश्किल लगता है, फेथ कैसे रखे, सर्विस एटीट्यूड कैसे रखे, पर क्यूरियोसिटी थोड़ा ईजी है,
यस क्यूरियोसिटी का मतलब अभी मैं क्या व्हाट डू आई कंक्लूड व्हाट डज क्यूरियोसिटी मीन कि देयर इज व्हाट आई नो एंड देयर इज व्हाट आई डोंट नो यस सो आई वैल्यू व्हाट आई नो बट आई ऑल्सो वैल्यू व्हाट आई डोंट नो। तो अभी जो ये हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तो विपत्ति आई है मेरे जीवन में जी और समझना जरूरी है, डिनाई नहीं कर रहा हूँ उसको, जी पर ये विपत्ति से कुछ भगवान अच्छा ला सकते हैं। तो आई वैल्यू व्हाट आई डोंट नो एंड आई रिमेन ओपन टू इट। आई एम नॉट रिजेक्टिंग दोज थिंग्स व्हिच आई डोंट नो। यस, तो जिज्ञासा जो है ना, एक तरह से वही क्यूरियोसिटी है। जी तो जिज्ञासा का भाव केवल वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, वो केवल आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत में नहीं है, लेकिन हमें हमेशा रखना है वो रखेंगे तो आई फाइंड जो है ऑल थ्री लेवल्स, लाइक अ सोशल लेवल, एट अ पर्सनल इमोशनल लेवल एंड एट अ लाइक अ प्रोफेशनल फंक्शनल लेवल, फैमिली लेवल, तीनों जगह पे बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। जी थैंक यू प्रजी फॉर शेयरिंग दिस कंक्लूजन, अमेजिंग कंक्लूजन। एंड आई होप कि जितने भी डिवोटीज देख रहे हैं उनको आज के इस पॉडकास्ट से हमें चैतन्य चरण प्रभु का एक दूसरा पर्सपेक्टिव, एक दूसरा साइड देखने को मिला। प्रभु जी आपके बारे में बहुत कुछ पता चला और आपकी जर्नी से हमें बहुत कुछ लर्निंग भी मिला प्रभु जी। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और उनका फेथ कहीं ना कहीं भगवद गीता के मैसेज के ऊपर, भगवान के ऊपर और हमारे आचार्यों के ऊपर उनका फेथ बढ़ा होगा। एंड जो प्रभु जी का जो कार्य है हमें और पता चला कि प्रभु जी कितने विज़न के साथ कार्य कर रहे हैं कि बाहर के लोगों के लिए, अंदर के लोगों के लिए, डिवोटीज़ के लिए। एंड ही हैज़ अ वेरी बिग विज़न कि किस तरीके से प्रभुपाद जी के संदेश को बड़े लेवल पर फैलाना है। तो इट्स ओवर एक्सट्रीम फॉर्चून कि प्रभु जी हमें आपका एसोसिएशन मिला और हमारे दर्शकों को, किसी को पसंद आए चाहे ना आए, बट मुझे 2 घंटे प्रभु जी के साथ बैठ कर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा पर्सन बहुत फ़ायदा हुआ प्रभु जी। You asked with questions with lot of thoughtfulness and enthusiasm. That's my because मैं प्रभु जी आपको 2016 से आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपके साथ इस तरीके से आपका एसोसिएशन पाना, दैट इज़ माई बिगेस्ट फॉर्चून। सो थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you. एंड आई होप कि जो प्रभु जी की बुक है गीता फॉर द CEO, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमें हमारा विश्वास जो भगवद गीता एज इट इज़ उसके ऊपर और बढ़ेगा। उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका और प्रचार प्रसार हम उत्साह के साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।